स्टार्ट कर दिया। करें स्टार्ट। ऑन है। ये जो तुम ऐसे कर देती हो ना, मैं सब भूल जाती हूँ। तो इस तरह की सर्जरीज की भी गई हैं जो सक्सेसफुल हैं अभी तक। ओके, लेकिन क्या पूछना थी मैं, वन सेकेंड। एक्स्ट्रा लाइक आउटसोर्स्ड ओके इंजेक्टेड ओके स्पर्म्स into them. सो So how, what do you want to, मेरे को let me complete the question, नहीं तो रील नहीं बनेगी। एक मिनट। आज से लगभग 30 साल पहले ये पेशेंट मेरे क्लिनिक पे आए थे। वो ऐसे लग रहे थे जैसे मर्द हैं और कहते हैं कि मुझे मेल बनना है। मैंने उनसे पूछा कि आप तो ऑलरेडी मेल हो। का नहीं, मैं फीमेल हूँ और मुझे मेल बनना है। प्ले सेक्सुअल क्या होता है और पैन सेक्सुअल क्या होता है? एक ट्रांसजेंडर पर्सन मेल बॉडी है, ठीक है। पर्सन जो है वो मेंटली फीमेल है। अब उसका अट्रैक्शन किसकी तरफ होना मेल की चाहिए? तरफ मेल होगा। की तरफ होना चाहिए। अगर आप फिजिकली देखें तो होमोसेक्सुअल है और मेंटली देखें तो वो हेटेरोसेक्सुअल है। हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती कि आप इतनी इजीली जेंडर चेंज करा लो, अपना सेक्स चेंज करा लो। अक्सर इन लोगों को एंजाइटी डिप्रेशन वगैरह होता है कि शुरू से जो लड़ते आ रहे हैं। सपोज एक मेल था, वो फीमेल में कन्वर्ट हो गया है, तो क्या ऐसी चीजें हैं जो बायोलॉजिकल फीमेल में है वो उसमें नहीं आ पाएंगी? There is one case where a trans woman has been able to produce milk. Trans man में क्या होता है कि वो sperm नहीं प्रोड्यूस कर सकते, फिजियोलॉजिक इरेक्शन नहीं होता। जैसे हम सोचते हैं और इरेक्शन हो, वो नहीं हो पाता। तो एक इंसान को पता कैसे चलता है कि उसका जो जेंडर है वो एक्चुअली में डिफरेंट है जो असाइंड जेंडर है? मैं ट्रैप्ड हूँ इस बॉडी में, मैं होना नहीं चाहता, ये बॉडी मेरी नहीं तो है। ये हार्मोन थेरेपी अगर बंद कर दे बीच में, तो दोबारा से वो वापस मेल। ज़्यादा सर्जरी कॉम्प्लेक्स कौन सी होती है, मेल टू फीमेल या फीमेल टू मेल? 3D प्रिंटिंग का यूज़ नहीं करते इस सर्जरी के लिए? पेनिस का रिकंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत ही जटिल सर्जरी। एक मेरा ही पेशेंट था जो 14 साल की एज पे क्लास में बैठा होता है। सडनली शी केम आउट, वक्त रिवोल्ट कर दिया कि मैं मेल हूँ, मुझे क्यों फीमेल ड्रेस बना रखी है। और जबकि उनकी पार्शली अफर्मेटिव सर्जरी उनके पेरेंट्स जो करा चुके थे। तो मेरे बहुत से पेशेंट्स हैं जो कि मैरिड है, पार्टनर नहीं पहचान पाता। ये निर्वाण का जो केस होता है, वेयर दे जस्ट कट आउट द ऑर्गन फ्रॉम अ बॉडी, तो उससे डेथ नहीं हो जाती मतलब? इट्स नॉट ए प्रॉपर वेजाइनोप्लास्टी। 2012 के विधान वजह से एनीवन ओवर द एज ऑफ 18 यू कैन गेट सेक्स चेंज सर्जरी डन, डज नॉट रिक्वायर पेरेंटल कंसेंट। जब हम पैदा होते हैं तभी हमारी कुछ पहचान, जैसे कि नाम, सरनेम, जेंडर हमें असाइन कर दिया जाता है। लेकिन बहुत बार हमारा जो जेंडर असाइन करते हैं उससे हमारी पहचान मैच नहीं होती। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 2% पॉपुलेशन इंडिया में ट्रांसजेंडर्स की है, यानी कि 2.5 करोड़ लोग से भी ज़्यादा ट्रांसजेंडर्स हैं। आज हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर अफर्मेशन, प्लास्टिक सर्जरी, हमारे गेस्ट से जो पिछले 32 साल से जेंडर अफर्मेशन कर रहे हैं, प्लास्टिक सर्जरी कर रहे हैं एक बहुत ही जाने मानी हॉस्पिटल में। तो स्वागत करते हैं डॉक्टर रिची का भविष्यवाणी पे। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने ये स्टार्ट कैसे करा? हाउ डिड यू स्टार्ट डूइंग दिस सर्जरीज? आज से कोई लगभग 30 साल पहले एक पेशेंट मेरे क्लिनिक पे आए थे। तो वो ऐसे लग रहे थे जैसे मर्द हैं और अच्छी हाइट थी। वो आके मेरे साथ सामने स्टूल पे बैठ गए। वो कहते हैं कि मुझे मेल बनना है। मैंने उनसे पूछा कि आप तो ऑलरेडी मेल हो, तो हाँ। आपको क्या बन। उनका नहीं, मैं फ़ीमेल हूँ और मुझे मेल बनना है। उस समय मुझे इसकी कोई जानकारी थी नहीं। ओके। तो तो जब जानकारी नहीं होती तो इंसान क्या करता है, वही कि भाई आप जांचें करा लो, जांचें करा के आ जाओ, फिर मैं इसका इलाज करता हूँ। तो मैंने कुछ रूटीन टेस्ट उनको लिख दिए कि आप करा के आ जाओ, फिर मैं आपकी सर्जरी कर दूँगा। फिर मैंने इसे घर जाके पढ़ा इसके बारे में। और तब मुझे ज्ञात हुआ कि ये एक बहुत बड़ी फील्ड है अपने आप में। और हम्म। इसमें जो सर्जरीज़ की जाती हैं दुनिया की सबसे बड़ी सर्जरीज़ में हैं। जैसे कि कंप्लीट इंसान को सेक्स को चेंज करना, मेल टू फीमेल या फीमेल टू मेल। तो मुझे उसके क्राइटेरिया पता लगे, स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर के बारे में नॉलेज हुई और कि आगे कैसे प्रोसीड करना है इस केस में। उसके बाद धीरे धीरे इंटरेस्ट उसमें बनता गया। जैसे मैंने वो केस किया, कहीं और केसेस किए, फिर प्रेजेंटेशंस करी उसके बारे में, तो उसके लिए और पढ़ा। तो इस तरह धीरे धीरे मुझे उसमें इंटरेस्ट आ गया तो सब्जेक्ट। इससे पहले भी आप सर्जन थे? मैं तो पिछले 32 साल से प्लास्टिक सर्जन हूँ और पिछले 35 साल से सर्जन हूँ। और जेंडर अफर्मेशन सर्जन? लगभग 30-31 साल से मैं जेंडर रिफॉर्मेशन सर्जरीज भी करता आ रहा ओके। हूँ। तो एक इंसान को पता कैसे चलता है कि उसका जो जेंडर है वो एक्चुअली में डिफरेंट है जो असाइंड जेंडर है? ओके, सो किसी भी इंसान के कई एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसमें एक सेक्स और जेंडर होता है। हम्म। तो सेक्स इज असाइंड टू अस एट बर्थ, उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता। बट बेबी पैदा होता है तो पेरेंट्स हैं और डॉक्टर्स हैं, बेबी को देखते हैं, बताते हैं कि भाई ये मेल बेबी है, फीमेल बेबी है या अदर है।
सो ये हमें असाइन कर दिया जाता हुँ, है एट बर्थ। उसके बाद जैसे हम बड़े होते हैं, लगभग 3-4 साल की एज पे हमें अपनी आइडेंटिटी का एहसास होता है। और उस समय अगर ये तो अलाइनमेंट में है तब तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर अलाइनमेंट में नहीं है तो एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे, क्योंकि हम उस ढाल में नहीं ढल रहे हैं जिसमें कि सोसाइटी में ढालना चाहती है, या हमारे पेरेंट्स या पीयर ग्रुप्स या हमारे सिबलिंग्स हमें हुँ, जिस तरह से चाहते हैं कि हम उनके सामने बिहेव करें, उनके सामने रहें, हम उस तरह नहीं रह पाते, क्योंकि हमें लगता है हमारी बॉडी में और हमारी मेंटल इमेज में जो कन्फ्लिक्ट है, हमारी जो अंदर की आवाज़ बोलती है कि हम कुछ और हैं। हुँ, और इस कॉन्फ्लिक्ट को और इस पेन को जेंडर डिस्फोरिया बोला गया, बताया गया, जो DSM-5 जो क्राइटेरिया हैं उसके हिसाब से जेंडर डिस्फोरिया कहते हैं इसको। सो अब हमारी जो एक्सपीरियंस जेंडर है या परसीव जेंडर है वो हमारे बर्थ सेक्स को मैच नहीं करता, ओके, तो ये ट्रांसजेंडर सिचुएशन हो जाती है। और जब इंसान बड़ा होता है तो उसे लगता है कि भाई मैं किसी तरह से अपनी इस बॉडी को हटाऊं, किसी तरह से अपने प्राइमरी सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स जो होते हैं उनको हटाऊं और मैं अपने जेंडर में आ जाऊं। मैं ट्रैप्ड हूं इस बॉडी में, मैं होना नहीं चाहता, ये बॉडी मेरी नहीं है। आज आजकल तकनीकी एडवांसमेंट इतनी हो गई है, साइंस इतना एडवांस कर गई है कि हम ये चीज़ कर सकते हैं, हम हुँ, उसके सेक्स को या फिजिकल बॉडी को अलाइन कर सकते हैं विद द मेंटल इमेज और ए जेंडर ऑफ ए पर्सन। सो इसमें जो हमारी बॉडी है दैट इज़ एक्चुअली सॉफ्टवेयर, दैट इज़, एंड अवर जेंडर इज़ अवर हार्डवेयर। वी कैन नॉट चेंज द जेंडर, हम अपनी ब्रेन तो बदल नहीं सकते, हम तो अपनी ब्रेन ही है। सो हम राइट, सेक्स को अलाइनमेंट में ला सकते हैं जेंडर को, इसलिए इस सर्जरी को जेंडर एफर्मेशन या जेंडर कन्फर्मेशन सर्जरी बोला जाता है। ओके, ठीक है, तो ये रहा सेक्स और जेंडर। हुँ, इसके अलावा बहुत से अदर एट्रीब्यूट्स भी हैं, जैसे कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन, हुँ, वो अलग है। सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है कि हम हमारा अफेक्शन किससे होता है, सेम सेक्स से होता है, अपोजिट सेक्स से होता है, होमोसेक्सुअल हैं, हेट्रोसेक्सुअल हैं, या एसेक्सुअल हैं, या पैन सेक्सुअल हैं, ये भी बड़ी सारी कैटेगरीज हैं। ओके। इसके अलावा और भी कई तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं। ये जो आपने कैटेगरीज़ बताई, इनको आप थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर सकते हो कि होमोसेक्सुअल क्या होता है, हेटेरोसेक्सुअल क्या होता है और एसेक्सुअल क्या होता है और पैनसेक्सुअल क्या होता है? ओके, सो होमोसेक्सुअल होता है कि भाई सेम सेक्स के पर्सन की तरफ आपका सेक्सुअल अट्रैक्शन है, दैट इज होमोसेक्सुअल। सेम सेक्स या सेम जेंडर मतलब सेम सेम सेक्स, सेम ओके, सेक्स ऑफ ए पर्सन। ओके। जेंडर मैं एक्सप्लेन करूंगा इसमें, क्योंकि अगर आप देखा जाए, एक ट्रांसजेंडर पर्सन है, एक हुँ, मेल बॉडी है, ठीक है, पर्सन जो है वो मेंटली फीमेल है, बॉडी उसकी मेल है, मतलब उसका जेंडर जेंडर फीमेल है, वैसे मेल है, तो उसका अट्रैक्शन किसकी तरफ होना चाहिए, मेल की तरफ। वैसे अगर स अब बॉडी बॉडी तो फीमेल, बॉडी तो मेल है, हुँ, और जेंडर फीमेल है। फीमेल है, अब उसका अट्रैक्शन किसकी तरफ होना मेल की तरफ चाहिए, मेल होगा। की तरफ होना चाहिए। हुँ, अगर आप फिजिकली देखें तो वो होमोसेक्सुअल है, और मेंटली देखें तो वो हेट्रोसेक्सुअल है। राइट, ठीक है, पर ऐसा नहीं है। मेरे पास एक पेशेंट ऐसे थे जो आए थे, जो मेल टू फीमेल में कन्वर्ट होना चाहते थे। ओके। एक्चुअली शी वॉज ए ट्रांस वुमेन, ट्रांस वुमेन जो कन्वर्ट करते हैं टू मतलब वो डिजायर्ड पैदा जेंडर में। एज़ अ मेल बॉडी में हुई थी, हाँ, लेकिन उनको बन जेंडर उनका फीमेल था। फीमेल था। आफ्टर द सर्जरी शी बिकेम ए फीमेल, बट हाँ, देन शी वॉज अट्रैक्टेड टू ए फीमेल। ओके, तो उनकी जो जेंडर है, ट्रांसजेंडर सिचुएशन के साथ उनका जेंडर है एफर्म हो गया इनटू फीमेल, बट एक्चुअली उनकी ओरिएंटेशन लेस्बियन थी, हुँ, ना कि हेट्रोसेक्सुअल जो हम सोचते हैं कि होनी चाहिए थी। होमोसेक्सुअल थे, हाँ, ओके, होमोसेक्सुअल। ओके, ओके। ऐसे ये केसेस भी आते हैं क्योंकि अगर वो मेल बॉडी में हैं और फीमेल की तरफ अट्रैक्टेड हैं, तो बहुत ईज़ी होता है एक फीमेल से शादी कर लेना। लेकिन खुद को आप फीमेल में चेंज कराओ और फिर फीमेल से शादी करो इज़ तो ये उनकी ओरिएंटेशन लेस्बियन थी शुरू से ही। हुँ, ओके, ओके और पैनसेक्सुअल? पैनसेक्सुअल है कि जो डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट टाइप ऑफ ए पर्सन से अट्रैक्ट होते हैं, दैट इज पैनसेक्सुअल। ए सेक्सुअल है जिनका किसी भी सेक्स के साथ अट्रैक्शन नहीं। किसी के साथ अट्रैक्शन नहीं है। नहीं। फिजिकल अट्रैक्शन या इमोशनल अट्रैक्शन डज़न्ट मैटर, हाँ, सेक्सुअल अट्रैक्शन। सेक्सुअल अट्रैक्शन। तो जब कोई बंदा सेक्स चेंज कराने आता है अपना, सपोज़ मेल टू फीमेल, तो उसका कोई प्रोसीजर होता है क्योंकि हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती कि आप इतनी ईज़िली जेंडर चेंज करा लो, अपना सेक्स चेंज करा लो, बॉडी चेंज करा लो।
तो वो ऑलरेडी बहुत सारे मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं, आइदर फ्रॉम फैमिली और सोसाइटी। तो जब अगर आपके पास कोई आ रहा है कि मुझे अपना सेक्स चेंज कराना है, तो क्या कोई प्रोसीजर फॉलो करते हैं कि पहले उसे काउंसलिंग होनी चाहिए, कंफर्मेशन होनी चाहिए कि उसको डेफिनेटली चेंज कराना है, और अगर चेंज कराने के बाद उन्हें लगे कि नहीं अभी राइट नाउ आई एम नॉट कंफर्टेबल इन माई बॉडी, तो क्या दोबारा से वो अपना सेक्स चेंज करा सकते हैं? ओके, सो इसका एक डेफिनेट प्रोसीजर होता है। आज को आज की तारीख में ये नहीं कि कोई क्लिनिक पे आके मेरे को बोले कि मुझे अपना सेक्स चेंज कराना है और मैं कर दूंगा। देयर आर डेफिनेट क्राइटेरिया विच वी फॉलो, एंड दीज क्राइटेरिया आर कॉल्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर। ओके। सो स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर टाइम टू टाइम पब्लिश करता है। कौन करता है? वर्ल्ड प्रोफेशनल एसोसिएशन फॉर ट्रांसजेंडर हेल्थ। हम्म। तो आजकल उनका वर्जन 8 चल रहा है स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर का। 8। वर्जन 8 ओके। मतलब 8वां वर्जन है स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर का, विच इज़ ए कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट। वो लगभग 150 पेज का एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कि इसके सारे पहलुओं पे लाइट डाली गई है और सारे पहलुओं को बताया गया है। ओके। ठीक है। और इसमें रेफरेंसेस भी हैं और इसमें साइंटिफिक डेटा है, एविडेंस है, जो जो कि ये बताता है कि हमें आगे क्या करना चाहिए ऐसे केस में। सो जब भी कोई मेरे पास आता है कि मैं एक ट्रांसजेंडर सिचुएशन में हूँ, ट्रांस सिचुएशन में हूँ, और मैं अपना सेक्स चेंज करना चाहता हूँ टू अफर्म माई जेंडर, तो उसको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। सो अब जो हमारा प्रोटोकॉल है एट फोर्टिस शालीमार बाग, हम लोग क्या करते हैं कि हमने, क्योंकि इतने साल से सर्जरी करते आ रहे हैं, हमने अपना प्रोटोकॉल बना लिया है विच इज़ बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर पब्लिश बाय WPATH, एज वेल एज द फर्स्ट वर्जन ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर पब्लिश बाय इंडियन IPATH। ओके। ठीक है। तो हम दो मेंटल हेल्थ ओपिनियंस लेते हैं हम्म। फ्रॉम टू डिफरेंट साइकियाट्रिस्ट बिलोंगिंग टू डिफरेंट यूनिट्स। हम्म। One may be from our hospital, one is from outside the hospital. तो एक कॉम्प्रिहेंसिव मेंटल एनालिसिस करते हैं कि ओके। भाई ये जेंडर डिस्फोरिया या आजकल जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस बोला जाता है, इसी श्रेणी में फॉल करते हैं कि नहीं। ओके। इसे मेंटल डिसऑर्डर नहीं माना जाता, वेरिएशन ऑफ नॉर्मल ही माना जाता है। तो ये डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई इलनेसेस इसको साइमुलेट कर सकती हैं। जैसे आपने सुना होगा मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, हम्म। सीजोफ्रेनिया है, इट कैन साइमुलेट भाई एक पर्सनैलिटी मेल है एक फीमेल है। हम्म। ठीक है। सो देर आर मैनी इलनेसेस विच कैन ओवरलैप। सो ये साइकेट्रिस्ट का काम है जानना कि क्या है। वो कुछ टेस्ट करते हैं और एक साइकोमेट्रिक एनालिसिस साइकोलॉजिस्ट करते हैं, जिसके जरिए ये पता लगा लेते हैं कि ये जेंडर डिस्फोरिया या इनकॉन्ग्रुएंस का ही केस है कि नहीं। ओके। दूसरा, अक्सर इन लोगों को एंग्जाइटी डिप्रेशन वगैरह होता है क्योंकि एक लंबी बैटल है शुरू से जो लड़ते आ रहे हैं, तो उसको ट्रीट करना ज़रूरी है क्योंकि उसको अनलेस उसको ट्रीट करेंगे तो एक हेल्दी माइंड नहीं रहेगा। हम्म। इसके अलावा पहले तो कहा जाता था स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर में कि अगर किसी को एक्चुअल साइकोपैथोलॉजी है, कोई इलनेस है, तो उसकी सर्जरी नहीं हो सकती। पर अब स्टैंडर्ड्स ऑफ 8 वर्जन 8 ये कहता है कि आप कर सकते हैं बट दैट शुड बी कंट्रोल्ड। ओके। सो ये क्राइटेरिया है कि मेंटल हेल्थ। इसके अलावा ये सब डायग्नोस करने के बाद जो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट है और साइकेट्रिस्ट है वो सर्जन को लेटर लिखता है कि लुक, दिस पेशेंट इज ए केस ऑफ जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस, नंबर 1। नंबर 2, कोई और साइकोपैथोलॉजी नहीं है पेशेंट को, या ये रूल आउट करी जा चुकी है या ट्रीटेड है। तीसरी चीज़, पेशेंट अंडरस्टैंड करता है कि ये जो सर्जरी के बाद क्या क्या होने वाला है। जैसे कि अभी प्रेजेंट सेक्सुअल फंक्शनिंग कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी, हम्म। उनके ऑर्गन निकलेंगे और पेशेंट विल गो इनटू डिफरेंट सेक्सुअल रोल। और चौथी चीज़, पेशेंट फिट है, कंसेंट दे सकते हैं इस बारे में हम्म। कि ये सर्जरी करा सकते हैं। तो पेशेंट इज़ फिट फॉर गिविंग दिस कंसेंट दैट दिस सर्जरी कैन बी डन, तो वो लेटर लिखते हैं सर्जन को। ओके। इसके अलावा और क्या क्राइटेरिया हैं, जैसे कि एक हम रियल लाइफ एक्सपीरियंस बोलते हैं। सो अब दिस इज़ ए रिवर्सिबल इंटरवेंशन। ओके। तो हमारा प्रोटोकॉल ये कहता है कि 12 महीने वो पेशेंट उस रोल में रहे जिसमें उसका जेंडर है। ओके। फॉर एग्जांपल मेल टू फीमेल पर्सन है, वो उसका उसका माइंड फीमेल है, तो वो फीमेल की तरह सोसाइटी में 12 महीने रहे। 12 महीने में रहने से क्या होता है कि हर सीज़न में हर तरह की ड्रेस में वो सोसाइटी में घूमते हैं एज ए फीमेल। हम्म। अपने ऑफिस कोलीग से मिलते हैं, स्कूल कोलीग, कॉलेज कोलीग से मिलते हैं, सब लोगों से, फैमिली में, सोसाइटी में मिलते हैं। तो एक उनका रिवर्सिबल एक्सपीरियंस हो जाता है विच कैन बी ओके। रिवर्स्ड। अगर सपोज कहीं पे डाउट है, इट कैन बी हम्म। रिवर्स्ड एंड नो हार्म इज़ डन। एक एक्सपीरियंस हो जाता है तो हाउ अ फीमेल लिव्स इन अ सोसाइटी एंड हाउ दे आर लिविंग, उनको कोई अड़चन तो नहीं आ रही है इसमें। ठीक है। इसके अलावा एक हार्मोन थेरेपी होती है। हम्म। सो जनरली
इसे कहते हैं जेंडर एफर्मेटिव हार्मोन थेरेपी या क्रॉस सेक्स हार्मोन थेरेपी। ओके। सो ये भी जनरली रिकमेंडेड है बट ऑब्लिगेट क्राइटेरिया नहीं है। हम्म। रिकमेंडेड इसलिए है क्योंकि एक इंसान को अपने नए सेक्सुअल रोल में रमने में मदद करता है। फॉर एग्जांपल, अगर फीमेल टू मेल पर्सन को मेल हार्मोन थेरेपी दे रहे हैं तो उसकी दाढ़ी मूंछ आनी शुरू हो जाती है, थोड़ा मसल बल्क हो जाता है, फैट का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, और हेयर लाइन जो फीमेल की जनरली स्ट्रेट होती है तो उसमें इंडेंटेशन आनी शुरू हो जाती है। तो इससे सारी जो बॉडी के फीचर्स हैं मैस्कुलिन हो जाते हैं, वॉइस डीप हो जाती है। तो इससे वो पर्सन अपने आप को अपने जो जेंडर में ज़्यादा अच्छा रखने लगता है। उसे लगता है कि मेरा सेक्स अब मेरे जेंडर से अलाइनमेंट में है। इवन बिफोर सर्जरी द पर्सन गेट्स अडेप्टेड मोर टू द जेंडर। ओके। सिमिलरली जैसे मेल टू फीमेल पर्सन है, उसे फेमिनाइजिंग हार्मोन थेरेपी देंगे। तो ये हार्मोन थेरेपी अगर बंद कर दे बीच में तो दोबारा से वो वापस मेल नहीं बन जाए? नहीं नहीं, वो नहीं होता। ओके। मैं अभी बताता हूँ। सो मेल टू फीमेल पर्सन है तो उसमें हार्मोन थेरेपी देने से ब्रेस्ट डेवलपमेंट चालू हो जाती है। जो हेयर लॉस है वो ख़त्म हो जाता है, जो मेल पैटर्न हेयर लॉस है। स्किन शाइनिंग हो जाती है। तो और 22% फैट का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, तो फेमिनिन कर्व्स आने शुरू हो जाते हैं। तो अगेन दैट पर्सन फील्स मोर अलाइंड विद द जेंडर रोल। ओके। ठीक है। पर ये हार्मोन थेरेपी जो है इस तरह ज़रूरी नहीं जैसे कि एसेंशियल हार्मोन्स हैं। फॉर एग्जांपल कि इंसुलिन है हम्म। या एड्रेनलिन है या बाकी तरह के हार्मोन्स हमारी बॉडी में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ के लिए ज़रूरी है, इतने ज़रूरी नहीं है। अगर पेशेंट को क्रॉस सेक्स हार्मोन थेरेपी दे रहे हैं, किसी वजह से मेडिकल रीज़न से रोकनी पड़ती है, तो ऐसा नहीं कि उसका सिस्टम, जो सारे नए फीचर्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। बिकॉज मैनी ऑफ दीज आर पार्शियली रिवर्सिबल ओनली, ओके। वो रहेंगे। पर ओके। ये है कि ओल्ड एज में जाके बोन की वीकनिंग हो सकती है अगर हमने बहुत देर तक ये हार्मोन थेरेपी विद होल्ड करी। ओके। क्योंकि बोन में जो कैल्शियम डिपोजिशन है, बोन हम्म। की डेंसिटी मैटर करती है। वो हम्म। ईस्ट्रोजन के जरिए ही होती है। इवन इन मेल्स, हम्म। मेल्स में भी टेस्टोस्टेरोन ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है पेरिफ्री में, और बोन की डेंसिटी आती है, और फीमेल्स में भी जरूरी ओके। अगर है। हम कंटिन्यूअसली ये मेडिकेशन ले रहे हैं तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं आती, बोन वाली? फिर नहीं आएगी। ओके। ऑलराइट। और इस टाइप के केसेस ज़्यादा रूरल एरिया से आ रहे हैं आपके पास या अर्बन एरिया से ज़्यादा आ रहे हैं? पहले तो अर्बन एरिया से आते थे ज़्यादा, पर अब सोशल मीडिया इतना प्रेवलेंट हो गया है। किसी आपने देखा होगा, मेरे पास कई ऐसे मरीज आते हैं जिनके पास परमानेंट एड्रेस नहीं होता पर मोबाइल फ़ोन ज़रूर होता है। हम्म। तो मोबाइल फ़ोन का पेनिट्रेशन इतना अच्छा है इंडिया में, और इंटरनेट का पेनिट्रेशन इतना अच्छा है कि अब सारे एरिया से आते हैं। ओके। और कोविड ने हमें जूम मीटिंग करना सिखा दिया है। तो एक बड़ी अच्छी चीज़ हो गई कि अब टेली कंसल्ट होने लगा। सो बहुत से मरीज़ जो आ नहीं पाते, जो हम्म। एक सिग्निफिकेंट कॉस्ट लगती है आने में, हम्म। वो टेली कंसल्ट ही कर लेते हैं। और मैं ओके। उनको गाइड कर पाता हूँ कि आप ये सब चीज़ें कर लें मेरे को मिलने से पहले, ताकि ओके। आपके डॉक्यूमेंट्स पेपर वर्क कंप्लीट हो जाए, और फिर हम्म। मैं वी कैन प्रोसीड टू सर्जरी। एंड ये सर्जरी और बाकी सारे प्रोसीजर, काउंसलिंग, सर्जरी, इन सब में ऑलमोस्ट कितना टाइम लग जाता है? देखिए, अगर पेशेंट आज की तारीख में आए और अभी कुछ नहीं हो रखा, तो इट मे टेक अप टू 6 months to 1 year बिफोर कमिंग टू सर्जरी। बिफोर कमिंग टू सर्जरी? हाँ, पर क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया टेली कंसल्ट ले लेते हैं या कहीं और जा चुके होते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होती है। ज़्यादातर लोगों ने हार्मोन थेरेपी स्टार्ट की होती है, ऑलरेडी मेंटल हेल्थ रेफरेंस लेटर्स ले चुके होते हैं। सो दे कम टू मी, क्योंकि मैं टर्शरी केयर सेंटर में ऑपरेट करता हूँ। हम्म। सो जनरली वो मेरे पास सर्जरी कराने आते हैं, और जनरली डॉक्यूमेंट्स उनके पूरे होते ओके। और फिर सर्जरी एक ही दिन में कंप्लीट हो जाती है? हैं। नहीं, एक दिन में नहीं होती सर्जरी ये, क्योंकि बड़ा ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत ही जटिल सर्जरी है। तो इसको कई स्टेजेस में डिवाइड करके किया जाता है। सो इसमें कुछ कोर सर्जरीज बोली जाती हैं जो कि ब्रेस्ट और जेनिटल सर्जरी को बोलते हैं, और कुछ एंसिलरी सर्जरी जो ब्रेस्ट और जेनिटल की नहीं है सर्जरी। ओके। सो 3 तरह के सबसेट्स हैं ऑपरेशंस में: मेल, फीमेल एंड नॉन बाइनरी ओके। सर्जरीज। हम्म। सो सो फीमेल टू मेल पर्सन जब सर्जरी कराने आते हैं तो उनकी 3-4 तरह की सर्जरीज होती हैं। एक तो ब्रेस्ट रिडक्शन होती है, टॉप सर्जरी। सो टॉप सर्जरी में ब्रेस्ट निकाल देते हैं। अब वो पर्सन हार्मोन थेरेपी ले चुके हैं, दाढ़ी मूंछ आ गई है, अब वो सोसाइटी में जाना चाहते हैं पर ब्रेस्ट बढ़ी हुई है। सो वो एक बहुत ही एम्बेरसमेंट का सोर्स होती है। तो ये लोग ब्रेस्ट बाइंडिंग करते हैं। बाइंडिंग करने से ब्रेस्ट दिखाई नहीं देती। दे वांट टू वियर टी शर्ट्स हम्म। एंड गो आउट इन द सोसाइटी। तो
ब्रेस्ट सर्जरी या टॉप सर्जरी के ज़रिए ये मदद हो जाती है कि वो टाइट शर्ट्स पहन सकते हैं, टी शर्ट्स, और सोसाइटी में एज ए मेल घूम सकते हैं। ओके। इसके अलावा उनकी क्या सर्जरीज होती हैं? यूट्रस रिमूवल, और यूट्रस ओवरीज निकाली जाती है, हम्म। वजाइना को निकाला जाता है और नीचे बंद किया जाता है, और उसके बाद पेशाब की नली और पेनिस और स्क्रोटम वगैरह बनाए जाते हैं। तो ओके। इन सर्जरीज को 3-4 स्टेजेस में डिवाइड करके करते हैं ताकि इनमें सक्सेस रेट बढ़ सके। अगर हम सारी कंबाइन करके कर सकते हैं, हम्म। पहले अक्सर मैंने करी हुई है इस तरह की सर्जरी, तो 14-14, 16-16 घंटे की सर्जरीज होती थी, ओके। तो बट वो डिज़ायरेबल अब नहीं है। अब ओके। विद मच मोर एक्सपीरियंस एंड विद बेटर टेक्नोलॉजी हम इसको डिवाइड करते हैं इनटू 3 to 4 स्टेजेस, ओके। और इसको कर पाते हैं ज़्यादा सर्जरी। कॉम्प्लेक्स कौन सी होती है, मेल टू फीमेल या फीमेल टू मेल? आई से फीमेल टू मेल, क्योंकि उसमें एक इम्पॉर्टेंट सर्जरी है पेनिस का कंस्ट्रक्शन। हम्म। सो पेनिस का रिकंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत ही जटिल सर्जरी है, तो हम्म। इस वजह से मैं कहूँगा फीमेल टू मेल ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सर्जरी। लेकिन आजकल जैसे 3D प्रिंटिंग और ऑर्गन्स, हम लैब ग्रोन ऑर्गन्स यूज़ करने लगे हैं, तो हम वो वाले ऑर्गन्स का यूज़ नहीं करते इस सर्जरी के लिए? नहीं, अभी वो इतनी एडवांस नहीं हुई है 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज़ की, हम ऑर्गन सीधा बना सकें पेट्री डिश में और उसको उठा के लगा सकें, क्योंकि उसमें एक तो स्कैफोल्डिंग का रिस्क है, क्योंकि इस जो स्कैफोल्ड है बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए, हम्म। मतलब वो एब्जॉर्ब होना चाहिए बॉडी में, रहना नहीं चाहिए लंबे टाइम तक। सो इतना बड़ा बायोडिग्रेडेबल स्कैफोल्ड बनना हम्म। जिसमें कि स्टेम सेल डाल के हम ऑर्गन बना सकें। और दूसरा सर्कुलेशन, उसमें हर एक ऑर्गन में एक एक वेसल सर्कुलेशन ब्लड लाता है, एक ले जाता है, आर्टरी एंड वेन। हम्म। सो जब तक आर्टरी वेन नहीं होगी इतने बड़े कॉम्प्लेक्स ऑर्गन को सर्कुलेशन नहीं मिल पाएगा। तो ये दो चीज़ें जब तक सॉल्व नहीं होंगी इन द लैब, तब तक ये प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा। हाँ, हॉलो ट्यूब्स में संभव है, क्योंकि हॉलो ट्यूब्स जैसे कि ट्रैकिया है, हम्म। वजाइना है, हम्म। वो क्या अपना सर्कुलेशन, क्योंकि हॉलो है ट्यूब, तो हम्म। अपना सर्कुलेशन बाई कॉन्टैक्ट इन टिश्यूज ले सकती हैं, उनको हम्म। आर्टरी वेन की ज़रूरत नहीं शुरू में। तो उनमें संभव है, और कुछ केसेस में किया भी गया है, जैसे ट्रैकिया के केस में यूरेथ्रा, ब्लैडर या वेजाइना इन लैब एनिमल्स। तो इस तरह की कुछ सर्जरीज की भी गई हैं जो सक्सेसफुल है अभी तक। सो ये आपने बताया कि फीमेल टू मेल एक कॉम्प्लेक्स सर्जरी होती है, बट देन मेल टू फीमेल, हाउ इजी इज दिस? इट्स ऑल्सो नॉट ईजी, अच्छा। बट इफ यू कंपेयर देन दैट इज मोर कॉम्प्लेक्स सर्जरी। ओके। सो फीमेल जो मेल टू फीमेल सर्जरीज हैं उनमें जनरली दो तरह की सर्जरीज होती हैं। हम्म। कोर सर्जरीज में, एसेंशियल सर्जरीज में, राइट। एक सर्जरी है ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन। जनरली हार्मोन थेरेपी जब हम देते हैं, फेमिनाइजिंग हार्मोन थेरेपी, तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाता है। 50% वेमेन में वो सफिशेंट रहता है उनके हिसाब से कि वो आगे नहीं कराना चाहती, बट हम्म। 50% ट्रांस वेमेन फील दैट ब्रेस्ट एनलार्जमेंट इज़ नॉट सफिशेंट। ओके। तो उनके केस में हम इम्प्लांट डाल सकते हैं, ब्रेस्ट इम्प्लांट डाल के ब्रेस्ट को ऑगमेंट किया जा सकता है, या फिर फैट ग्राफ्टिंग से कर सकते हैं, उन्हीं का अपना फैट लेके हम्म। इन 3 to 4 सिटिंग्स ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन कर सकते हैं। ओके। ये तो ब्रेस्ट की सर्जरी हो गई। इसके अलावा जो बॉटम सर्जरी है दैट इज़ कॉल्ड वेजाइनोप्लास्टी। ओके। वेजाइनोप्लास्टी करने के 2-3 मेथड्स हैं। फिनाइल इन्वर्जन पर वेजाइनोप्लास्टी। वेजाइनोप्लास्टी होता क्या है ये? वेजाइनोप्लास्टी में जो मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो निकाल दिए जाते हैं, ओके। और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स जैसे कि वजाइना है, लेबिया ओके। मेजोरा, माइनोरा, क्लाइटोरिस एक्सेट्रा, उनको बनाया जाता है। ओके। जनरली जो मेल पार्ट्स हैं उन्हीं को रीमोल्डिंग करके हम्म। ये ऑर्गन्स ज़्यादातर बनते हैं। ओके। उनको काफ़ी हद तक इस्तेमाल किया जाता है ताकि सेंसेशंस रह सकें, और ओके। और वही वही टिश्यूज़ यूज़ हो जाएँ उसमें। इसके अलावा जो वजाइनल लाइनिंग के लिए 2-3 मेथड्स हैं। एक मेथड है कि पेनाइल इन्वर्जन, मतलब पेनिस की लाइनिंग ही, उसकी स्किन को ही ले लिया। दूसरा मेथड है पेरिटोनियम, तीसरा है सिग्माइड। ये सबसे कॉमन मेथड्स हैं जिनके ज़रिए 99% ऑफ वेजाइनोप्लास्टी केसेस करे जाते हैं। ओके। कोई एज लिमिट भी है कि इस एज से ऊपर होना चाहिए, इस एज से नीचे होना चाहिए, तभी ये सर्जरी पॉसिबल होगी? लोअर एज लिमिट है 18 ईयर्स, क्योंकि पर्सन शुड बी ऑफ लीगल एज ऑफ मेजॉरिटी, उससे हम्म। पहले सर्जरी नहीं करी जाती। और ओके। अपर एज लिमिट कोई नहीं है, पेशेंट स्वस्थ होना चाहिए, क्योंकि हमने भी पेशेंट की लेट 60s में सर्जरी करी हुई है। लेट सिक्सटीज लेट में? 60 में मेल टू फीमेल सर्जरी करी हुई ओके। है। और वर्ल्ड में अगर आप देखें तो आपने विलियम ब्रूस जेनर का नाम सुना होगा, हम्म। वर्ल्ड फेमस एथलीट जो डिकैथलॉन में गोल्ड मेडल जीता था 1976 ओलंपिक्स में। तो उन्होंने 67 ईयर्स की एज पे वो कन्वर्टेड टू केटलिन जेनर। So he is the father of Kardashian and Jenner sisters, and he converted to Caitlyn Jenner, a female, at the age of 67 years.
सो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड विनिंग एथलीट जिसने कि एक ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता हुआ है एज ए मेल, वाई ही वुड कन्वर्ट टू ए फीमेल एट 67 ईयर्स ऑफ एज। सो ये आपको बताता है कि उनको कितना उन्होंने जो है इनकॉन्ग्रुएंस सहा होगा इतने पीरियड में। तो इस सर्जरी के बाद अगर सपोज एक मेल था, वो फीमेल में कन्वर्ट हो गया है, तो क्या ऐसी चीजें हैं जो जो बायोलॉजिकल फीमेल में है वो उसमें नहीं आ पाएंगी? क्या वो प्रेग्नेंट हो सकता है, ओके। या फिर बाकी चीजें एकदम सिमिलर होंगी, या कुछ डिफरेंट नहीं होता नहीं, है? उसमें फ़र्क रहेगा, क्योंकि कई चीज़ें वो नहीं कर सकते, जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर सकते। आज तक अगर मैं वर्ल्ड लिटरेचर देखूं तो सिर्फ एक केस है, देयर इज़ वन केस वेयर ए ट्रांस वुमन हैज़ बीन एबल टू प्रोड्यूस मिल्क। मिल्क। यस, ओके। वन केस ओनली इन एंटायर वर्ल्ड। और ओके। वो भी स्पेशलाइज्ड हार्मोन थेरेपी के ज़रिए वो हुआ है, संभव हुआ है। अदरवाइज टेक्निकली आज मैं बोलूँ तो नॉट एबल टू लैक्टेट, नॉट एबल टू ब्रेस्ट फीड अ चाइल्ड, नॉट एबल टू menstruate, not able to bear a child। ओके। ठीक है। यूट्रस नहीं होता है? यूट्रस यूट्रस नहीं ट्रांसप्लांट किया जाता। यूट्राइन ट्रांसप्लांट जो है अभी तक सिस वुमेन में, नेटल वुमेन में पॉसिबल है, बट ट्रांस वुमेन में नहीं पॉसिबल हो पाया है। उसके कई एनाटॉमिकल रीजंस हैं, जैसे जो मेल पेल्विस होती है, जिस अगर ये फीमेल में कन्वर्ट होते हैं तो नैरो होती है, तो एक ये रीज़न है। दूसरा जो आर्टरीज, मेल की आर्टरीज होती हैं जो यूट्रस की तरफ जाती हैं, जो इंटरनल आइलियक आर्टरी है, वो मेल में बहुत पतली होती है कंपेयर टू ए फीमेल। ओके। तो कुछ एनाटॉमिकल डिफरेंसेस हैं जिस वजह से अभी तक ये संभव नहीं हो पाया, हम्म। और मतलब इट हैज़ येट और टू बी ओवरकम। और अगर कोई फीमेल मेल में ट्रांसफॉर्म हो रही है बायोलॉजिकली, तो उसमें ऐसे क्या चीजें रह जाती हैं जो एक बायोलॉजिकल मेल में नहीं हो पाएंगी, ओके। होती? ओके। सो अगर ट्रांसमैन जो है, ट्रांसमैन में क्या होता है कि वो स्पर्म नहीं प्रोड्यूस कर सकता, ओके। क्योंकि टेस्टिस नहीं है उसमें। तो हम जो टेस्टिस डालते हैं, आर्टिफिशियल सिलिकॉन टेस्टिकल्स ही डालते हैं, स्पर्म हम्म। नहीं प्रोड्यूस हो सकता। बट ट्रांसमैन इज एबल टू pass urine in standing position in a public toilet like a male person, like a natal male person. ओके। Number two is able to have a penetrative sexual intercourse with a female sperm। ओके। उसके लिए भी, क्योंकि फिजियोलॉजिक इरेक्शन नहीं होता जैसे हम सोचते हैं और इरेक्शन हो, वो नहीं हम्म। हो पाता, तो इसलिए इरेक्टाइल इम्प्लांट डाला जाता है ताकि वो संभव हो सके। ओके। सो अगर सपोज कोई मेल टू फीमेल कन्वर्ट हो रहा है, या फीमेल टू मेल मेल बॉडी कन्वर्शन है, और कुछ ऐसे फिजिकल डिफरेंसेस रह जाते हैं कि अगर सपोज उसने शादी करी, तो उसके पार्टनर को पता चल जाए कि ओ ये तो पहले फीमेल था, या ये तो पहले मेल था। कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जिससे वी कैन मेक आउट कि ये ट्रांसफॉर्म हुआ है, या एग्जैक्टली सेम होता है वो? लगभग एग्जैक्टली सेम ही होता है। मेरे, अब मैंने हज़ारों पेशेंट्स में जेंडर रिफॉर्मेशन सर्जरीज कर चुका हूँ, लगभग 4700 जेंडर रिफॉर्मेशन सर्जरीज कर चुका हूँ। तो मेरे बहुत से पेशेंट्स हैं जो कि मैरिड है, ओके। और वो उनकी अपनी चॉइस है, कई बार बताते हैं, कई बार नहीं बताते पार्टनर को मैरिज हम्म। से पहले, और पार्टनर नहीं पहचान पाता कि वो नहीं पहचान नहीं पाता। पहचान पाता। ओके। मतलब इतना सिमिलर हो जाता है कि पार्टनर को भी पता नहीं चलता Yes, है? this is because of combination of therapies which are given to the person. It's not only surgery, हम्म। हार्मोन थेरेपी है, प्लस जो मेंटल हेल्थ गाइडेंस है, काउंसलिंग है, प्लस और भी चीज़ें हैं जैसे कि वॉइस ट्रेनिंग है, बाकी चीज़ें हैं, इसके ज़रिए वो अपने जेंडर रोल में अच्छी तरह रम जाते हैं। और कोई मेडिकेशन है जो लाइफ लॉन्ग चलती है, या फिर वो मेडिकेशन सर्जरी के बाद बंद हो जाती है? नहीं, जनरली हम ये एडवाइस करते हैं कि क्रॉस सेक्स हार्मोन थेरेपी आप लेते रहो, अनलेस मेडिकली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है या आपके लिवर एंजाइम या बाकी किसी चीज़ पे फ़र्क पड़ रहा है। सो एवरी 6 मंथ्स, जैसे कि एक नॉर्मल इंसान को भी टेस्ट कराने चाहिए, एक लैब टेस्ट कराते हैं, करा के देख लेते हैं कि सब ठीक चल रहा है, तो हार्मोन थेरेपी जनरली रिकमेंड करते हैं कि कंटिन्यू करें फॉर द पर्पज ऑफ बोन डेंसिटी लेटर ऑन व्हेन दे आर इन 60s। ओके। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो हार्मोन थेरेपी ले रहे हैं, बट जब कोविड आया था उस दौरान उन्होंने वो बंद कर दी थी, बिकॉज दे सेड कि इसके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कोविड में और ज़्यादा एग्रीवेट हो सकते हैं। तो क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और किस टाइम पे ये बंद कर देनी चाहिए? ओके। सो जैसे कि मेल टू फीमेल हार्मोन थेरेपी देते हैं, सो जो कॉमन है साइड इफ़ेक्ट, जो सबसे ज़्यादा जिसका चर्चा होता है, वो साइड इफ़ेक्ट है वीनस थ्रोम्बोसिस। ओके। व्हाट इज़ दैट? वीनस थ्रोम्बोसिस मतलब वेन्स में थ्रोम्बोसिस हो जाना, क्लॉट हो जाना। अब ये क्लॉट क्या डेंजरस होता है कि क्लॉट कैन गो इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन, वो यहाँ से करके और लंग्स में
हार्ट में सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा सकता है, जिसकी वजह से मेजर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। सो ट्रांस वीमेन में जनरली ये कहा जाता है कि भाई अगर आपको कोई ऐसा रीज़न हो जैसे सर्जरी करानी हो या किसी वजह से आपको बेड पे आना पड़े कुछ दिन, तो आप हार्मोन थेरेपी बंद कर दो कुछ दिन के लिए। ओके। जैसे मैं भी सर्जरी करता हूँ ट्रांस वीमेन की, तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप 1 महीने पहले हार्मोन थेरेपी बंद कर दो ताकि ये इंसिडेंट्स नहीं रहे, क्योंकि जब बेड पे आएंगी चलना फिरना कम होगा, सर्कुलेशन कम होगा, थ्रोम्बोसिस का चांस बढ़ जाता है। और इसीलिए कई बार हम लोग कहते हैं कि आप ओरल पिल्स मत लो, आप पैचेस लो, क्योंकि पैचेस से इंसिडेंस कम रहता है, एस्ट्रोजन ओके। के पैचेस, उससे इंसिडेंस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का कम रहता है। सिमिलरली फीमेल टू मेल जब हार्मोन थेरेपी देते हैं तो लिवर एंजाइम्स अफेक्ट हो सकते हैं, लिवर पे स्ट्रेन पड़ सकता है। हम्म। तो हम टेस्ट करा के देखते रहते हैं एवरी 6 मंथ्स, लिवर एंजाइम्स बढ़ रहे हैं तो थोड़े टाइम के लिए बंद कर बंद देते कर देते हैं। हैं। आप उसे साल 2 साल के लिए भी बंद कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई ओके। ऐसा नहीं कि सडनली कुछ खराब हो जाएगा। हम्म। साल 2 साल 10 साल के लिए बंद कर सकते हैं, कोई हम्म। इसमें इशू नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट ए हार्मोन विच इज़ असेंशियल टू लाइफ ऑन ए डे टू डे बेसिस। ओके, सपोज फीमेल टू मेल का केस है, उसमें जो हम पिल्स देते हैं उसमें टेस्टोस्टेरॉन होता है। जनरली टेस्टोस्टेरॉन इंजेक्टेबल फॉर्म्स में जाते हैं, ओके। सो उनको एवरी 2 to 3 वीक्स लेना पड़ता है बाय इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, ओके। टेस्टोस्टेरॉन इंजेक्शंस। या फिर ट्यूब्स या क्रीम्स में आते हैं, जो क्रीम्स को नॉन हेयर बियरिंग एरिया में लगा के मसाज करना पड़ता है हम्म। ताकि वो हार्मोन एब्जॉर्ब हो जाए। तो ओके। अगर क्रीम फॉर्म में लेते हैं तो उसका ज़्यादा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि आप रोज़ लगा रहे हो तो जो लेवल है वो इस तरह मेंटेन रहेगा। हम्म। और आप जब 3 वीकली इंजेक्शन लगा रहे हो तो क्या होता है, लेवल एकदम से राइज करता है एंड देन इट फॉल्स ग्रेजुअली, 3 वीक्स पे सबसे कम होता है। सो ओके। दैट इज लेस फिजियोलॉजिक, द क्रीम्स आर बेटर। अभी रिसेंट में एक केस पढ़ रही थी मैं, जिसमें एक मेल ने अपने, जैसे आप बता रहे हो ना कि टेस्टोस्टेरोन क्रीम जेल्स लगाया हुआ था, उन्होंने अपने चेस्ट पे लगाया हुआ था वो जेल, और उसने अपनी 10 महीने की बेटी को अपने चेस्ट से लगा के रखा हुआ था, एंड बाय कंटिन्यूसली डूइंग दिस, रेगुलरली डूइंग दिस, जो उसकी 10 महीने की बच्ची थी उसमें विरिलाइजेशन, पीनस डेवलप हो गया। पेनिस नहीं डेवलप होता, हाँ। विरिलाइजेशन होता है। हम्म। विरिलाइजेशन मीन्स कि कुछ पार्ट्स जैसे कि क्लाइटोरिस हो थोड़ा सा हाइपरट्रोफी हो सकता है। सो ये उन्हें नहीं करना चाहिए था। अगर उनके डॉक्टर उन्हें एडवाइस करते हैं, उन्हें बताते हैं कि आप जब ये करें तो उसके बाद हाथ धो लें और किसी बच्चे से कांटेक्ट में या किसी फीमेल से कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। ओके। सो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि विरिलाइजेशन हो सकता है इन ए फेमिनिन पर्सन, तो उसका ध्यान रखना तो चाहिए। उनकी बेटी भी वो चीज सोक कर रही थी और उसका भी टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ रहा बढ़ था। गया, बढ़ गया। रिसेंटली एक केरला का केस आया था, वेयर अ ट्रांस वुमन एंड अ ट्रांस मैन गॉट मैरिड, सो ट्रांस मैन कुड बियर अ चाइल्ड बट ट्रांस वुमन कुड नॉट बियर अ चाइल्ड, सो हाउ इज इट पॉसिबल? सो ये एक बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि इंसान जो है बच्चे पैदा करना चाहता है, स्पीशीज़ और रेस कैसे कंटिन्यू होगी। और एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है जो कि इतनी इंपॉर्टेंट है जैसे कि हंगर। सो ट्रांस पर्सन्स में भी फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन की जा सकती है। ओके। इनफैक्ट एट द टाइम ऑफ वेरी फर्स्ट इंटरव्यू जब पेशेंट आता है तो उनको फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन ऑप्शन ऑफर किया जाता है। हम्म। सो अगेन हमारी जो असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्निक्स हैं, ART टेक्निक्स, दे आर सफिशेंट एंड वी कैन प्रोवाइड फर्टिलिटी, बायोलॉजिकल ओके। फर्टिलिटी टू द पर्सन। वो कैसे होता है, जैसे कि ट्रांस मेल पर्सन है यानी कि फीमेल टू मेल पर्सन है, तो उनके ओवा जो हैं प्रिजर्व किए जा सकते हैं हम्म। सेम टेक्निक से जिसमें कि जो कि नेटल वीमेन को भी दी जाती हैं। तो उस ओवरी को स्टिमुलेट किया जाता है और ओवा पिकअप कर लिए जाते हैं एंड देन दीज कैन बी प्रिजर्व, दीज कैन बी, अब ये ट्रांस मैन बन गए, ठीक है, इनकी पार्टनर की हुई ट्रांस फीमेल, फीमेल। मेल टू फीमेल, हम्म। तो उनका स्पर्म प्रिजर्व कर सकते हैं और इनको रखा जा सकता है, इनको फ्रीज करके एम्ब्रियो को रखा जा सकता है। हम्म। और उसको एक, you will need the help of a surrogate now called gestational carrier. ओके। So gestational carrier women को आपको engage करना पड़ेगा जिनके यूट्रस में ये रखा जा सकता है and then they can become biologic parents. तो Both of them will be parents. तो ट्रांस एक मैन बिकेम द पेरेंट, बिकेम द in this चाइल्ड case, बियरर। in this case, the trans man was a natal woman, हम्म। but 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 wanted to convert to female. उन्होंने अपनी हिस्टेक्टमी नहीं कराई थी, उनके पास यूट्रस था। हम्म। अब यूट्रस उनके पास है तो उस यूट्रस को यूज़ किया जा सकता है एज ए जेस्टेशनल कैरियर, एज ए प्रेगनेंसी कैरियर, ठीक है। सो अब इस केस में इनका यूट्रस यूज़ हो गया और जो इनके पार्टनर हैं दैट इज़ ए ट्रांस फीमेल, उनका स्पर्म विद द हेल्प ऑफ इन्हीं का एग या तो
हार्मोन थेरेपी से पहले इन्हीं का एग ले लेते, या यू कैन हैव ए डोनर एग, हम्म। और उसके साथ राइट। करके वो जो एम्ब्रियो को इनके यूट्रस में रख के प्रेगनेंसी कैरी की जा सकती है। उस ड्यूरेशन इनकी जो हार्मोन थेरेपी स्टॉप करनी पड़ेगी, मेल हार्मोन थेरेपी। ओके। अगर आप कुछ पीछे जाएं हिस्ट्री में, तो आपको ऐसे इंस्टेंसेस बहुत से दिखाई देते हैं। हम्म। आपने सुना होगा फर्स्ट मेल प्रेगनेंसी का। सो 2007 की बात है कि ट्रेसी लेगांडिनो नाम का एक ट्रांसमैन कन्वर्टेड टू थॉमस बीटी। वो ओरिगॉन स्टेट में रहते थे, यूएस में। ऑन पेपर्स द पर्सन वॉज ए मेल, ओके। ठीक है, पर उन्होंने हिस्टेक्टमी नहीं कराई थी अपनी। उन्होंने अपनी टॉप सर्जरी करा ली थी, ब्रेस्ट रिडक्शन करा लिया था, हिस्टेक्टमी नहीं कराई थी, और अभी और कोई सर्जरी नीचे की जेनिटल सर्जरी नहीं कराई थी। उन्होंने शादी की और पता लगा उनकी फीमेल, उनकी वाइफ की हिस्टेक्टमी हो गई, मतलब ओके। वो प्रेगनेंसी नहीं बियर कर सकती थी। हम्म। पर इनके पास मौका था, तो इन्होंने अपनी हार्मोन थेरेपी बंद करी, और इन्होंने एक स्पर्म लेके और प्रेगनेंसी कैरी करी, एआरटी टेक्निक्स के ज़रिए प्रेगनेंसी कैरी ओके। करी, और बच्चे को जन्म दिया। सब्सिक्वेंटली उन्होंने दो और बच्चों को जन्म दिया। सो थॉमस बीटी इज रिकॉग्नाइज्ड एज फर्स्ट मेल प्रेगनेंसी बाय एआरटी राइट। टेक्निक्स। ये 2007 की बात। इनफैक्ट हम हिंदू हिस्ट्री में भी अगर देखें, भगवान में भी देखें, तो बहुत सारे मेल भगवान हैं जिन्होंने जन्म दिया है। फॉर एग्जाम्पल, if I talk about Lord Vishnu, he gave birth to Lord Brahma through हाँ, his navel. So I don't know how is that possible, but maybe through um, मेडिकल साइंस सारी मिस्ट्री तो सॉल्व नहीं कर सकता, बट ये जरूर कह सकते हैं कि दिस फिनोमिनन, दिस जेंडर वेरिएंस इज़ ए hmm, यूनिवर्सल फिनोमिनन। मतलब ये अक्रॉस अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड, irrespective of nationalities प्रेजेंट है। एंड इट्स प्रेजेंट नॉट नाउ, इट्स प्रेजेंट सिंस टाइम इमेमोरियल। जब से हिस्ट्री रिकॉर्ड की गई है, तब से ऐसे बहुत से इंस्टेंसेस हैं कि ये है। किंग इला का सुना होगा आपने, रामायण पीरियड में। hmm, शिखंडिनी का शिखंडी, सुना राइट। होगा। इसी तरह से ग्रीक माइथोलॉजी में टाइसरियस, रोमन माइथोलॉजी में बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं। इवन इन इजिप्शियन हिस्ट्री there is a pharaoh Hatshepsut, एंड शी इम्ब्रेंडेड ए हाइब्रिड जेंडर। उस समय सिर्फ मेल्स ही फारोआ हो सकते थे, तो उन्होंने बाकायदा एक बियर्ड वाला अपना रूप रखा, जेंडर वेरिएंस का रूप, ताकि वो रूल कर सकें इजिप्ट को। शी रूल्ड इजिप्ट फॉर 2 decades बीइंग ए हाइब्रिड जेंडर पर्सन। सो हम्म। ऐसे इंस्टेंसेस दुनिया में हर सिविलाइजेशन में हैं, देखे जा सकते आपके पास कोई ऐसा केस आया है जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, वियर्ड हो, और आपको वो सॉल्व करने में मजा आया हो? हैं। मेरे पास, मतलब यू आर रिलेटेड टू जेंडर ओनली? रिलेटेड जेंडर। ओके ओके। सो बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जो आते हैं, जो एग्जैक्टली जेंडर वेरिएंस के नहीं हैं। सो कई बार एनिमल अटैक्स हो जाता है, इलेक्ट्रोक्यूशन हो जाता है, मेल पर्सन लूजेज द पेनिस, लूजेज द स्क्रोटम, और ऑर्गन्स डिफॉर्म हो जाते हैं टोटली। तो उस समय जानना कि कौन सी स्ट्रक्चर कहाँ पे है, हम्म। और उसको रिकंस्ट्रक्ट करना यूजिंग द सेम प्रिंसिपल्स जो कि ट्रांसजेंडर पर्सन में यूज़ होते हैं। सो वी आर एबल टू रिकंस्ट्रक्ट द ऑर्गन्स। ये बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। फिर कई बार ऐसे ट्रांसजेंडर आते हैं मेरे पास, स्पेशली ट्रांस वीमेन, जिनकी सर्जरीज बाहर हुई है। अब क्या होता है कि कई बार कैस्ट्रेशन कर देते हैं, जो निर्वाण कहते हैं शायद इसको। यस। हाँ, तो उसमें इट्स नॉट ए प्रॉपर वेजाइनोप्लास्टी। उसमें क्या है कि वो ऑर्गन्स काट देते हैं बस। ऑर्गन काट देने से उनकी इसे लाइफ को। ज़ीरो डेप्थ वेजाइनोप्लास्टी कह सकते हो आप उसको, या ऑर्गन्स बनते नहीं, क्योंकि हम्म। जिन मेल ऑर्गन्स को हम यूज़ करते हैं फीमेल ऑर्गन्स बनाने में, वो तो उन्होंने काट दिए। हम्म। तो सेंसेशन कहाँ से आएगी, बाकी चीज़ें कहाँ से आएंगी? तो इन इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना इज़ लाइक सॉल्विंग ए जिक्सॉ पजल। क्योंकि कौन सा ऑर्गन कहाँ पे, और किसको हमने प्रोड्यूस करना है, किसको कैसे बनाना है, उस नर्व की एंडिंग्स कहाँ पे रह गई हैं, कहाँ पे दबी रह गई। या अगर इट्स ए बॉच सर्जरी इन द सेंस कि किसी ने, ऐसे इंसान ने किया जो कि वो एक्सपीरियंस नहीं है, तो कई बार क्या रहता है, यूरेथ्रा को लंबा छोड़ दिया, वजाइना जो है उसको प्रॉपर स्पेस में बनाने की बजाय सबक्यूटेनियस लेवल में करा दिया, अननेचुरल डायरेक्शन में जा रहा है। इस तरह की चीज़ें सॉल्व करना ये बड़ी कॉम्प्लेक्स बात है, और उनमें काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी दिमाग लगता ओके। ये निर्वाण का जो केस होता है, वेयर दे जस्ट कट आउट द ऑर्गन फ्रॉम अ बॉडी, तो इससे डेथ नहीं हो जाती? मतलब यू, इज इट पॉसिबल यू जस्ट कट आउट द ऑर्गन?
मेरे ख्याल से वो लोग कुछ क्वार्टराइजेशन के लिए कुछ ना कुछ यूज़ करते हैं, कुछ इस्तेमाल करते हैं। मेरे को एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं पता, बट क्योंकि वो लोग एक्सपर्ट्स हैं, अपनी अपनी तरह के एक्सपर्ट्स हैं, तो वो कुछ ना कुछ इस्तेमाल करते हैं कि ज़्यादा इन्फेक्शन ना हो, ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो, उसको रोकने का कुछ ना कुछ प्रावधान उनके पास रहता होगा जो वो करते हैं। सो हाउ डू यू टेक इट अहेड, मतलब आप एक जनरल एनेस्थीसिया देते हो किसी भी इंसान को बिफोर गोइंग अहेड विद द सर्जरी? जनरल एनेस्थीसिया भी दिया जाता है, एपिड्यूरल ब्लॉक, स्पाइनल ब्लॉक भी दिया जाता है, दोनों ही दिए जाते हैं डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। कितना पेनफुल होता है ये? सर्जरी करते करते वक्त तो पेनलेस होता है क्योंकि पेशेंट इज़ नॉट सेंसेट। हम्म। और उसके बाद जनरली हम लोग बैक में एक एपिड्यूरल कैथेटर रिटेन करते हैं 72 टू 96 आवर्स के लिए, जिससे कि कंटिन्यूस एनाल्जीसिया दिया जाता है। तो पेशेंट को पहले 3-4 दिन तो पेन बिल्कुल नहीं होता, और उसके बाद पेन कम होता है, जो कि दवाइयों के ज़रिए ठीक हो जाता ठीक हो जाता है। एंड हाउ कॉस्टली इज दिस है। सर्जरी सर्जरी? सर्जरी डिपेंड करता है कि किस तरह की सर्जरीज हैं। आज की तारीख में देयर आर 40 50 डिफरेंट सर्जरीज दैट आर बीइंग डन इन दीज पेशेंट्स। सो जनरली मेल टू फीमेल अगर मैं देखूं तो 7-8 लाख रुपए में सारे प्रोसीजर्स, कॉमन प्रोसीजर्स हो मेल जाते हैं। टू फीमेल हाँ, विच इज इजियर वन? हाँ। और फीमेल टू मेल 10 से 15 लाख के बीच में सारे ऑपरेशन, 3-4 सर्जरीज ओवर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर हो जाते हैं। तो ये सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है, अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे भी कई जगह अवेलेबल है, किया ओके। जा रहा है। एम्स को डेवलप किया जा रहा है, एम्स दिल्ली को है एपेक्स सेंटर हम्म। फॉर जेंडर रिफॉर्मेशन सर्जरीज। सो जो इंडियन प्रोफेशनल एसोसिएशन फॉर ट्रांसजेंडर हेल्थ है, और ATHI है, एसोसिएशन फॉर ट्रांसजेंडर हेल्थ इन इंडिया, उनके कोलैबोरेशन में और हेल्थ मिनिस्ट्री के कोलैबोरेशन में एम्स को डेवलप किया जा रहा है, एम्स दिल्ली को एज नेशनल एपेक्स सेंटर फॉर ट्रांसजेंडर सर्जरीज। पर एक्सपीरियंस आने में बाकी चीज़ों में टाइम लगेगा। सर आपको अभी तक आपने प्लास्टिक सर्जरी करी है, बाकी जेंडर अफर्मेशन सर्जरी करी है, तो ज़्यादा मज़ा किस में आता है करने में? मतलब डॉक्टर का माइंडसेट मैं पूछना चाहती ओके। हूँ कि समटाइम्स अभी एक मेरे फ्रेंड का एक्सीडेंट हुआ था एंड दैट सीनियर डॉक्टर सेड ओह दिस इज एन इंटरेस्टिंग केस, तो वो इंटरेस्टिंग केस क्या होता है वो मुझे समझना है। प्लास्टिक सर्जरी में ज़्यादातर केसेस इंटरेस्टिंग केसेस होते हैं, क्योंकि वो एक ढाल में नहीं आते। अब जैसे आप समझ सकते हैं कि जैसे गॉल ब्लैडर सर्जरी है, गॉल स्टोन है, तो सर्जरी लगभग सिमिलर सी ही है। किसी में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, किसी में कम है, बट लगभग सिमिलर सी सर्जरी है। या किडनी स्टोन सर्जरी है फॉर दैट मैटर। हम्म। तो या अपेंडिक्स की सर्जरी है, या हर्निया की सर्जरी है, वो सेम वे में करी जाती है। प्लास्टिक सर्जरी में ऐसा नहीं है। हर केस जो है इट्स लाइक ए पजल, उसे सॉल्व किया जाता है। और ट्रॉमा, स्पेशली ट्रॉमा हो, कैंसर हो, उसमें जो अलग अलग टिश्यूज़ का लॉस होता है, कौन सी स्ट्रक्चर एक्सपोज हो रही है, कौन सी वाइटल स्ट्रक्चर है, कई बार ब्लड सप्लाई रुक जाती है, कई बार पार्ट धड़ से अलग हो जाता है। तो हर केस डिफरेंट होता है। हम्म। सो इन प्लास्टिक सर्जरी यू कैन से मोस्ट ऑफ द केसेस आर लाइक दैट, तो चैलेंजिंग एंड इंटरेस्टिंग। जैसे अभी आपने कैंसर की बात करी, कैंसर में मेजरली होता है कि कोई ना कोई ऑर्गन रिमूव कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो ब्रेस्ट रिमूव कर दी जाती है। तो कैंसर पेशेंट्स कभी आपके पास आते हैं दैट दे वांट टू रीग्रो देयर ब्रेस्ट? ओके। तो स्पेसिफिकली अगर हम कैंसर की बात करें, अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द रीजन्स अगर हम बात करें, ज़्यादातर केसेस में एफर्ट ये होता है कि बिफोर पेशेंट वेक्स अप दैट पार्ट शुड हैव बीन मेड, ताकि पेशेंट को उसका अभाव ही ना पैदा। सो जनरली हेड एंड नेक कैंसर्स होते हैं, तो अगर पेशेंट को जैसे चीक का कैंसर है, सो जॉ निकाल दिया, लोअर जॉ निकाल दिया, चीक चीक के अंदर का म्यूकोजा और बाहर की स्किन निकाल दी, तो अगर पेशेंट को हम ऐसे छोड़ देंगे तो पेशेंट के गेपिंग होल रहेगा इधर, हम्म। जिसमें से टंग सलाइवा निकलता रहेगा, टंग और टीथ दिखते रहेंगे। हम्म। पेशेंट कैन नॉट गो इन द सोसाइटी। तो हम सेम सर्जरी में उसे रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं, इसलिए कैंसर सर्जरी थोड़ी सी लॉन्ग होती है, क्योंकि ऑंको सर्जन जो हैं जनरली 1-1.5 घंटे में उसको निकाल देते हैं, हम्म। और बाकी के 6-7 घंटे प्लास्टिक सर्जन लेते हैं उसको रिकंस्ट्रक्ट करने में, लेयर बाय लेयर। सो बोन के लिए हम कई ऑल्टरनेटिव हैं, जैसे कि ब्लैक बोन ले लेते हैं। ये स्ट्रेट बोन है, पर हम इसको कर्व कर देते हैं ओके। इन द शेप ऑफ दिस मैंडिबल, लोअर जॉ। और इसकी स्किन, और कहीं और से टिश्यू लेके स्किन, अंदर की म्यूकोजा, बीच की बोन और बाहर की स्किन, उनको रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं। जब आप इतना बड़ा टिश्यू कहीं से लेके आते हो, तो आप सिर्फ रख देने से काम चेंज नहीं चलेगा, वो जिंदा नहीं रहेगा। उसका, जैसे मैंने आपको बताया, ब्लड सर्कुलेशन चलना चाहिए।
तो आर्टरी उस वेन के साथ लेते हैं, उस आर्टरी वेन को नेक में आर्टरी वेन से जोड़ देते हैं ताकि खून का प्रभाव उसमें जारी हो सके। सो इसलिए ओके। ये बड़ी जटिल माइक्रो सर्जरीज होती हैं या फ्री फ्लैप सर्जरीज होती हैं जिनके ज़रिए हम पेशेंट को रिकन्स्ट्रक्ट कर देते हैं हम्म। ताकि जब पेशेंट वेकअप करें तो इस लायक हों कि सोसाइटी में जा सकें और फंक्शन अपना कर सकें सोसाइटी में, कॉस्मेटिकली ओके। एंड फंक्शनली ऑल्सो। ओके। जैसे कि अभी आपने बताया था कि जेंडर अफर्मेशन सर्जरीज में हम 3D प्रिंटिंग का भी यूज़ नहीं करते बिकॉज दीज आर द कॉम्प्लेक्स सर्जरी। तो ऐसी कौन सी सर्जरीज अभी हम कर रहे हैं जिसमें 3D प्रिंटिंग या लैब ग्रोन ऑर्गन्स का यूज़ कर सकते हैं? ओके, सो 3D प्रिंटिंग हम कैसे यूज़ कर सकते हैं सर्जरी में? हम्म। उसके कई कई मेथड्स हैं। एक तो होती है रैपिड प्रोटोटाइपिंग। हम्म। उसमें क्या है, जैसे पेशेंट का सीटी स्कैन डाटा होता है, सीटी या एमआरआई डाटा होता है, जैसे स्कल है मॉडल, हम वो फीड कर देते हैं उसमें। अब वो स्कल का एक मॉडल बना देता है। सो जैसे स्कल डिफॉर्म्ड है, बच्चे कई बार डिफॉर्म स्कल से पैदा होते हैं, जैसे कि ट्रिगोनोकेफेली है, ऐसे फोरहेड इस तरह से होता है स्लांटिंग, इट्स हम्म। लाइक ए ट्राइंगल ट्रिगोनोकेफेली। तो हम इसका मॉडल ले लेते हैं और फिर मॉडल की सर्जरी करते हैं। मॉडल की सर्जरी करके हम देख लेते हैं कौन सी बोन कितनी एडवांस करनी है, कितनी आगे पीछे करनी है, और उसमें कितनी एक्स्ट्रा बोन ऐड करनी है कहीं और से लेके, ताकि हम उसे डिफॉर्मिटी को करेक्ट कर सकें। जब हम ये कर चुकते हैं मॉडल पे, तो हमारे पास इतना डेटा होता है कि जब हम पेशेंट की सर्जरी करेंगे तो एक शॉर्ट टाइम में कर देंगे सर्जरी, बिकॉज हमें पता है एग्जैक्टली कि कहाँ पे कट लगानी है, कितना पोर्शन कितना एडवांस करना है, कितना बेंड करना है, किस एंगल पे लेना है। ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड रैपिड प्रोटोटाइपिंग। इसके ज़रिए हम मॉडल्स ले लेते हैं जिससे कि हम प्रिडिक्शन कर लेते हैं, मॉडल सर्जरी करके और उसे कर लेते हैं। इसके अलावा किस क्या रोल रहता है कि गाइड्स प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको फिबुला का, जो साइड वाली बोन है पैर में, अगर हमने इसका मैंडिबल बनाना है तो ये तो स्ट्रेट बोन है और मैंडिबल में कर्वेचर है, एक यहाँ कर्वेचर है, फिर ये है, फिर यहाँ कर्वेचर है, तो कर्व बोन है। तो उसको एग्जैक्टली कैसे शेप करें ताकि ये दोनों कॉन्डाइल्स मैच कर जाएं जॉइंट्स। तो 3D प्रिंटिंग गाइड्स आ गए, वो गाइड्स हम बना लेते हैं, वो हम पहले ही इस बोन पे फिक्स कर लेते हैं। वो गाइड हमें बताते हैं कि हमें 100 से कट यहाँ करना है एग्जैक्टली, ना 1 मिलीमीटर इधर ना 1 मिलीमीटर उधर। तो वो प्रिसाइज गाइड हम फिट कर देते हैं इधर, ताकि हम एग्जैक्टली उसे कर्व कर सकें। ओके। और कई बार आजकल तो हम लोग एक्चुअल टीथ लगा सकते हैं इसमें, ओके। फिबुला में, कि ताकि हमें पता रहेगा कि ये टीथ कहाँ पे आएंगे इधर, जो अपर टीथ से मैच करेंगे। ओके। सो परमानेंट इम्प्लांट्स हम यहीं पे लगा सकते हैं, इवन बिफोर सर्जरी वी कैन पुट इम्प्लांट्स यहाँ पे हियर। टीथ लगा सकते हैं? यहाँ पे परमानेंट इम्प्लांट्स हम पैर में ही लगा सकते हैं, ओके। इवन बिफोर ट्रांसफरिंग द फ्लैप टू फेस। इतनी एडवांसमेंट आ गई। हम्म। फिर हम पेशेंट की कस्टमाइज इम्प्लांट्स बनवा सकते हैं, वो टाइटेनियम के या पीक के बनते हैं कस्टमाइज इम्प्लांट्स, तो वो 3D प्रिंटर केपेबल होते हैं ऑफ प्रोसेसिंग टाइटेनियम या पीक। तो ये इम्प्लांटेबल डिवाइसेस हैं जो कि हम बना सकते हैं 3D प्रिंटिंग से, या एक्चुअली हम लगा सकते हैं पेशेंट की बॉडी के अंदर और छोड़ सकते हैं। ये रोल्स हैं 3D प्रिंटिंग के, जो सबसे कॉमन रोल्स हैं। ओके। फॉर एग्जांपल किसी का एक्सीडेंट हो गया और रिस्ट का बोन फ्रैक्चर हो गया या फिर एल्बो बोन फ्रैक्चर हो गया, उसका जो राउंड पार्ट होता है जिसमें बोन होता है वो चली गई। तो इज इट पॉसिबल टू मेक अ 3D ऑर्गन लाइक बोन ऑफ दैट सॉकेट जो कैरी कर रहा है? वो तो सॉकेट हमारे कैन बी पास मेड। ऑलरेडी अवेलेबल रहते हैं, हमारे पास जॉइंट्स होते सॉकेट्स हैं, कैन बी मेड। जॉइंट्स जॉइंट्स अवेलेबल होते हैं ऑलरेडी ओके। ऑफ द शेल्फ, ओके। लाइक रिप्लेसमेंट्स, हम्म। जॉइंट रिप्लेसमेंट्स। सो जनरली ये काम आते हैं अक्सर ट्यूमर्स में, ओके। जैसे कि बोन के एंड का ट्यूमर है। सो इधर अगर हमारा ट्यूमरस बोन है, इसका लोअर एंड का ट्यूमर है, जो कि ये पोर्शन को हमें निकालना पड़ेगा, हम्म। तो ये बोन इतनी शॉर्ट हो जाएगी, फिर हम ये जॉइंट कहाँ कैरी करेंगे इस जॉइंट को। तो आजकल जो रिप्लेसमेंट इम्प्लांट्स हैं वही लगा दिए जाते हैं। ओके। हाँ, उनकी लेंथ बढ़ाई जा सकती है, बढ़ाई घटाई जा सकती है हम्म। बाय एडिंग द सेंट्रल रॉड, तो बढ़ाई घटाई जा सकती है, तो उसमें काफ़ी काम होते हैं। तो बीइंग अ प्लास्टिक सर्जन आप किसी भी बॉडी ऑर्गन पे सर्जरी कर सकते हो? नहीं, ऐसा नहीं है। वी शेयर द फील्ड विद मैनी रीजनल स्पेशलिस्ट। जैसे प्लास्टिक सर्जरी एक ऐसी स्पेशलिटी है जिसका नाम बड़ा मिथिकल है, इन द सेंस कि हमें बॉडी ऑर्गन नहीं पता लग रहा। हम्म। बाकी कार्डियोथोरेसिक में पता है, यूरोलॉजी में पता है, ऑर्थोपेडिक्स में पता है, सब जगह पता है कि ये ऑर्गन है जो हमने ऑपरेट करना है। प्लास्टिक सर्जन ऑपरेट फ्रॉम हेड टू टो। तो हमारा ऑर्गन नहीं है, हमारी जो है टेक्निक्स हैं दैट आर इम्पॉर्टेंट। हम्म। वो हम टेक्निक्स का यूज़ किसी भी ऑर्गन सिस्टम में कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि हम उनको रिप्लेस कर सकते हैं। हम ओके। अगर उनके रीजन में ऑपरेट कर रहे हैं तो हम उनके साथ काम करते हैं,
और फिर पेशेंट को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी आपको बताया ट्रिग्नोकेफेली है, एक स्कल पेशेंट की ट्रायंगुलर है। अब हम इसको अकेले नहीं ऑपरेट करते, विद न्यूरो सर्जन ऑपरेट करते हैं। सो न्यूरो सर्जन ब्रेन ब्रेन और स्पाइन के सर्जन हैं और हुँ, नर्व्स को ऑपरेट करते हैं। वो सक्षम है, इसमें बहुत अच्छी उनकी एक्सपर्टीज़ है इसको ब्रेन को प्रोटेक्ट करने में। तो वो अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं, और काम मिलके करते हैं ताकि पेशेंट को अच्छा रिजल्ट दिया जा सके। हुँ, इसी तरह जैसे कॉम्प्लेक्स चेस्ट डिफॉर्मिटीज़ करेक्ट करना है, तो आजकल आर्टिफिशियल रिब्स आ गई हैं, टाइटेनियम की बनी होती हैं। हुँ, हम इसको चेस्ट को, पिजन चेस्ट डिफॉर्मिटी है या फ्लैट चेस्ट है, कोई भी इस तरह की डिफॉर्मिटी हम करेक्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्डियोथोरेसिक सर्जन। हम उनको साथ लेते हैं ओके, और वो अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं। वो हार्ट और बाकी चीज़ों को प्रोटेक्ट करते हैं और हम इसकी प्लास्टिक ओके, सर्जरी करते हैं। ओके, तो इसी तरह रीजनल स्पेशलिस्ट काम आते हैं। इसी तरह जब हम जेंडर एफर्मेशन में बात करते हैं फीमेल टू मेल सर्जरीज़ की, तो उसमें अक्सर यूट्रस निकालना, ओवरी निकालना, वो गायनिकोलॉजिस्ट का काम रहता है। ओके, हम उनके साथ मिलके करते हैं ताकि वो काम कर सकें, हम अपना काम कर सकें। हम नीचे का एरिया बंद करें, यूरेथ्रा की लेंथ बढ़ाएं, पेनिस रिकंस्ट्रक्ट करें, वो हमारा काम है, पर वो हमारे साथ ऑपरेट करते हैं। ऑलराइट। सो अभी लेटेस्ट आप न्यूज़ में आए थे, जहाँ पे आपने फ्लाइट के अंदर ही एक सर्जरी, छोटी-सी माइनर सर्जरी करी थी या मेजर सर्जरी थी, आई डोंट नो। कैन यू टेल अ लिटिल बिट अबाउट दैट एक्सपीरियंस? हाँ, वो यहाँ दिल्ली से बर्मिंघम की फ़्लाइट थी, हुँ, एयर इंडिया की। तो उसमें एक पेशेंट थे, तो उनको यूरिनरी रिटेंशन हो गया था, पेशाब रुक गया था उनका। ओके, तो हम लोग जैसे, वो वॉशरूम है, वॉशरूम से 3-4 सीट पीछे बैठे हुए थे। तो हमने देखा कि एक पेशेंट जो है, सरदार जी जो है, बार बार बाथरूम में एंटर कर रहे हैं और बड़े परेशान दिख रहे हैं। और फिर थोड़े देर बाद वो वहीं अंदर बैठ गए, और जो एयर होस्टेस थी वो दरवाजे के बाहर बैठी नहीं काफ़ी देर, उन्हें उन्हीं की लैंग्वेज में बात कर रही थी कि भाई क्या परेशानी है, मुझे बता दो, मैं क्या मदद कर सकती हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे कपड़े ले आओ, तो कपड़े ले आए बाहर से। ऐसे चलता रहा थोड़ी देर। फिर मैंने पूछा कि एयर होस्टेस से कि भाई क्या बात है, मुझे बता दीजिए, मैं डॉक्टर हूँ, हो सकता है मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊँ। हुँ, तो उन्होंने कहा कि इनको जो है यूरिन रुक गया है, उतर नहीं सकता है, निकल नहीं रहा है यूरिन। और फ्लाइट को भी चले चले 2-3 घंटे ही हुए थे, और 5-6-5 घंटे और बाकी थे हुँ, फ्लाइट के। उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो रही थी। उनका ब्लैडर पूरा बल्ज कर गया था, एब्डोमेन में काफ़ी ज़्यादा बल्ज कर गया था, और बहुत परेशानी में थे, पेशाब निकल नहीं पा रहा था। तो फिर को पायलट मेरे पास है, उन्होंने कहा कि सर इनको अगर आप कुछ कर सकते हैं तो बताइए, नहीं तो हमें फ़्लाइट डाइवर्ट करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा दिखाइए आपके पास क्या सामान है। तो उसमें एग्जैक्ट तो नहीं मिला, जैसे फोलिस कैथेटर सेल्फ रिटेनिंग होता है जो हम डाल सकते हैं और छोड़ सकते हैं, वो तो नहीं था, पर प्लेन कैथेटर्स मिल गए स्टेरिलाइज्ड। ओके, और आई गॉट, मतलब अच्छा सामान था उसमें। स्टेराइल ग्लव्स और जेली वगैरह मुझे मिल गया। मैंने कहा कि ये सामान है, अब मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। तो फिर मैंने उनको कैथेटराइज किया, और ओके। लगभग 800 ml यूरिन पेशेंट का निकला, और ओह उसके बाद गॉड! पेशेंट को शांति मिल गई। फिर आधे घंटे मैं पकड़ के बैठा रहा, क्योंकि उसमें सेल्फ रिटेनिंग का मैकेनिज्म नहीं था कैथेटर में। सो मैंने कहा कि आधे घंटे मैं इसको रखता हूँ, मैं पकड़ के बैठा हूँ यहाँ पे। हमने पीछे की पैंट्री की स्पेस क्लियर करके ब्लैंकेट्स डाल के उनको लिटा दिया था, कंफर्टेबल कर दिया था। और उसके बाद हमने प्रोसीजर किया वहाँ पे, और ये ठीक हो सब गया आपने फ्लाइट में कर दिया? फ्लाइट। वाओ! कितना ज़रूरी होता है एक डॉक्टर का फ्लाइट में प्रेज़ेंट होना, ताकि वैसे भी आजकल इतने केसेस चल रहे हैं फ्लाइट्स के, तो आई एम अनश्योर कि मैं बोलूँ डॉक्टर का प्रेज़ेंट होना ज़रूरी है या ना होना ज़रूरी है। ठीक है। दिस आई थिंक उनके लिए तो आप भगवान जैसे ही हो गए, क्योंकि इनफैक्ट जिनके लिए भी आप उनका जेंडर मैच करवा रहे हो, दे मस्ट बी फीलिंग एज इफ कि भगवान ने आके सीधा हमारा हाथ पकड़ा है। तो आपको कैसा फील होता है उसके बाद? क्योंकि मैं तो अपना काम ही कर रहा हूँ एक तरह से, मैं, मेरे को ऐसा फीलिंग नहीं होती। बट ये बात भी ज़रूर है कि भगवान खुद तो प्रकट नहीं होते, बट किसी के ज़रिए काम तो कर देते हैं आपका। बिल्कुल। तो अपनी प्रेजेंस महसूस करा देते हैं। हुँ, तो आप वही समझ लीजिए कि अपनी प्रेजेंस महसूस करा रहे हैं। ये सिर्फ मेरी स्पेशलिटी में नहीं है, सभी स्पेशलिटीज़ में है। डॉक्टर लोग इतनी जान बचाते हैं, आईसीयू में पेशेंट एडमिट होते हैं, कोई निमोनिया से है, कोई कोविड से है, कोई कहीं किसी चीज़ से है। हुँ। तो भगवान एक तरह से अपना काम करा ही दें। सपोज़ अगर आप प्लास्टिक सर्जन नहीं होते, तो क्या होते? मुझे पता नहीं मैं क्या होता। कभी कभी पर सोचा है आपने, और कोई डॉक्टर या मैं जब छोटा इंजीनियर? था मैं जब हुँ, छोटा था तो एस्ट्रोलॉजर को मेरी मदर ने दिखाया था।
तो उन्होंने कहा कि ये या तो मेडिकल ऑफिसर बनेगा या मिलिट्री ऑफिसर ओके। बनेगा। तो शायद मैं मिलिट्री ऑफिसर। ओके। अभी तक आपके इतने सारे पेशेंट्स हैं, ऑलमोस्ट 5000 पेशेंट्स आपने जिनको ट्रीट किया जेंडर डिस्फोरिया में, तो कोई ऐसा पेशेंट है जो आपके साथ टच में रहता है और अपनी हाव भाव बताता रहता है डेली बेसिस पे कि ऐसा चल रहा है, अब ऐसा चल रहा है, कोई ऐसा कहानी है आपके पास? बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो टच में रहते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करते रहते हैं कि हमारे साथ ये हुआ, हम्म। अब हमने इधर चले गए। एक पेशेंट कनाडा में है, वो कनाडा में साइकोलॉजी परस्यू कर रही हैं, ओके। और वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस था उनका। तो वो घर से भाग के उन्होंने सर्जरी कराई थी। देवर ट्विंस, अच्छा। और दोनों 6 फीट के मेल्स थे, ट्विंस थे। तो एक को जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस थी, और उन्होंने घर से भाग के कहीं सर्जरी करा ली किसी सिटी में, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा। और सर्जरी उनकी बिगड़ गई थी, काफ़ी परेशानी में आई थी। तो यूरिन नहीं पास कर पाती थी, 1 1 घंटा लगता था क्योंकि पेशाब की नली सिकुड़ गई थी, और वजाइना जो है प्रॉपर डेप्थ में नहीं बना था। और भी एक दो और प्रॉब्लम्स थी, तो हमने सॉल्व करी, हमने उनको करा। उसके बाद वो ठीक हो गई। ठीक होने के बाद वो कनाडा गई। कनाडा में उन्होंने साइकोलॉजी परस्यू किया। तो इस तरह मेरे पास, मेरे दिमाग में बहुत सारी हिस्ट्रीज़ हैं, वो अलग अलग जगह पे हैं। कईयों के बच्चे हो गए। एक एक मैरिड कपल अब 2018 में जिनकी सर्जरी करी थी फीमेल टू मेल, उनके अब 2 बच्चे हैं। ओके। तो और उनकी फैमिली के साथ उनकी फ़ोटोज़ आती रहती हैं, वो भेजते रहते हैं फ़ोटोज़ कि अब हम यहाँ गए, हम्म। हमने सेलिब्रेट किया, बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो बड़ा अच्छा लगता है। कोई ऐसा पेशेंट आया आपके पास जिसको आपने ऑपरेट करने से मना कर दिया हो कि मैं इनको ऑपरेट नहीं कर पाऊंगा? हाँ, ऐसे होता है। कई बार दूसरी मोटिवेशन से भी पेशेंट आ जाते हैं। जैसे कि कई बार आपने सुना होगा, पहले तो ऐसे था कि प्रॉपर्टी वगैरह का रहता था कि भाई बॉयज़ के नाम होती थी। अब तो हम्म। खैर इट्स ए लेवल प्लेइंग फील्ड। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग ले आते हैं कि भाई आप इनकी सर्जरी कर दो और इनको मेल बना दो, बेटी को बेटा बना दो। ऐसे आए थे, उनके 2 बेटों की डेथ हो चुकी थी, और बेटी थी, उसको कहते थे कि मुझे बेटा बना दो। पर वो जिनको जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस नहीं था, तो उन्होंने मना कर दिया, मैं ये सर्जरी ओके, नहीं वो करूँ। फैमिली प्रेशर की वजह से आए फैमिली थे। प्रेशर की वजह से, हाँ, उनको शॉर्ट रिग्रेट होना था, 100% रिग्रेट होना था, तो मैं नहीं, मना कर देता हूँ। तो ऐसे अभी तक के 2 3 इंस्टेंसेस हुए हैं जब मुझे सर्जरी मना करनी पड़ी। और क्या इंस्टेंसेस आए हैं? इसी तरह के इंस्टेंसेस हैं, फैमिली प्रेशर की वजह से ही? फैमिली प्रेशर की वजह से, या प्रॉपर्टी की वजह से, या किसी वजह से। ओके, अदरवाइज कोई रीजन नहीं होता कि आप मना करते हो अगर वो खुद करवाना चाहे तो? हाँ, मेडिकली कोई रीजन नहीं होता? मेडिकली कई बार होता है कि अगर पेशेंट के जनरली फिट नहीं है। क्योंकि एक बार एक पेशेंट था, वो उनको रीनल फेलियर था। तो अब रीनल फेलियर में इतनी बड़ी सर्जरी करना मुश्किल है, तो उनकी हमने एक सर्जरी करी थी, टॉप सर्जरी करी थी मेल फीमेल टू मेल पेशेंट में। उसके बाद बाकी सर्जरी करने से मना कर दिया, क्योंकि पेशेंट वुड नॉट हैव विथस्टूड द सर्जरीज वेल। फीमेल टू मेल सर्जरी बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं, बहुत डिमांडिंग होती हैं बॉडी में। तो हम्म। अगर आपके ऑर्गन्स सही फंक्शन नहीं कर रहे, दैट इज़ द रीज़न वी गेट द टेस्ट डन ऑल्सो। हम ब्लड टेस्ट क्यों कराते हैं इससे पहले? इसीलिए कराते हैं कि पेशेंट की जनरल फिटनेस अच्छी हो। हम्म। फिटनेस अगर अच्छी नहीं है तो सर्जरी नहीं करनी चाहिए। हम्म। इन पेशेंट्स के साथ डील करना कितना मुश्किल होता है? आर दे एज नॉर्मल एज एनी अदर ह्यूमन बीइंग और आर दे लिटिल बिट बेटर? ऐसे दे उनमें रेजिलियंस बहुत ज़्यादा है, नॉर्मल पॉपुलेशन के मुकाबले बहुत करेजियस होते हैं। हम्म। क्योंकि ये ऐसी फील्ड में ऐसी सर्जरी करा बैठते हैं जिनको हम सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। हमें छोटी सी चोट लग जाती है तो हम तिलमिलाने लगते हैं। वो ये हम्म। इतनी बड़ी सर्जरी करा लेते हैं, और फिर हॉस्पिटल बेड से बोलते हैं कि आज मैं आज़ाद हो गया हूँ, आज मेरा बर्थडे है। तो ये बहुत बड़ी बात है। वो कहते हैं कि आज मैं अपने जन्मदिन मनाऊंगा, आज के दिन जिस दिन सर्जरी कराई है मैं अपना जन्मदिन मनाऊंगा, क्योंकि आज मैं लिबरेट हो गया। तो ये बहुत बड़ी बात है। इतनी सर्जरी का कोई और पेशेंट होता है तो वो तो बिस्तर से उठ भी नहीं सकता, आवाज़ ही नहीं निकलती। तो इनके बहुत रेजिलियंस और बहुत करेज होती है। दे आर वेरी करेजियस पीपल। और इनका जो एज होता है वो किसी भी नॉर्मल इंसान की तरह 80 90 100 इयर्स होता है या कम हो जाता है? नहीं, इनकी लाइफ कोई ऐसा नहीं है। इनका जो प्रेडिक्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी है सेम रहती है। सेम रहती है? सेम रहती है, प्रोवाइडेड जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस इज सेटल्ड, अगर हम उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। अदरवाइज अगर इन जेंडर डिस्फोरिक रहते हैं तो इनमें रेट्स ऑफ डिप्रेशन, रेट्स ऑफ सुइसाइड, रेट्स ऑफ होमिसाइड अगेंस्ट दैम, रेट्स ऑफ क्राइम अगेंस्ट दैम
are much higher than general population. Okay. Rate crime rates are higher than general population. Crimes against them, yes. What type of crime? Rapes or any? Rapes हैं, homicides हैं, Hmm. and their own depression incidence of suicide is very high, gender incongruence or gender dysphoria. Hmm. Okay. और once they get operated, एक बार सर्जरी होने के बाद क्राइम रेट्स कम हो जाते हैं? Yes, surgery has been known to improve gender incongruence, gender dysphoria, more than 95% cases. Okay. So surgery is therapeutic for them. It should not be seen as cosmetic surgery. It is actually necessary surgery for them. तो इनके इनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है बढ़ जाती है, ये Hmm. सोसाइटी में रमने लगते हैं और अपना काम करने लगते हैं, प्रोडक्टिव हो जाते हैं, डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है, एंग्जाइटी ख़त्म हो जाती है, काफ़ी हद तक है बेटर हो जाता पर आपने जैसे बोला ना कि कुछ तो आफ्टर गेटिंग ऑपरेटेड वो मैरिड हैं, सेटल्ड हैं अपने पार्टनर के साथ, उनके पार्टनर को पता भी नहीं है कि उन्होंने ये सर्जरी कराई हुई है, बट इजंट इट कॉल्ड चीटिंग क्योंकि उनके पार्टनर अननोन है कि उनकी एक्चुअल लाइफ से? है। आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट, बट वो उनकी चॉइस है। सो अगर वो मेरे से पूछें, नॉट एज ए डॉक्टर बट एज एन एल्डर पर्सन, इफ दे आस्क मी, आई विल से दैट यू टेल योर पार्टनर, हम्म। बिकॉज आई वुड नॉट लाइक टू बी एट द रिसीविंग एंड ऑफ सच अ थिंग। हम्म। मेरे को भी रिसीविंग एंड पे वो नहीं होना, पर वो उनकी पर्सनल चॉइस है, पर्सनल मैटर है, मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता हूँ। हम्म। और मैंने देखा है ऐसे में ज़्यादातर केसेस में दे आर स्टिल हैप्पी एंड सेटल्ड। ओके, सो आफ्टर यू गेट ऑपरेटेड, एक सर्जरी हो गई, उसमें आपके फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो गई, आपका फैट रेशो एडजस्ट हो गया अकॉर्डिंग टू योर जेंडर, पर आपकी वॉइस वो कितने लेवल तक चेंज हो जाती है? एक फीमेल की वॉइस मेल फिजिकल कन्वर्जन में ओके, वो चेंज हो जाती है? सो सो फीमेल टू मेल वॉइस अक्सर हार्मोन थेरेपी पे संभव हो जाती है। डीपनिंग ऑफ वॉइस, जैसे कि हम देखते हैं ना कि बच्चे बड़े होते हैं तो एक ब्रेकिंग आउट होती है, जो मेल बॉय होता है उसकी, मेल जो हम्म। बच्चा होता है तो उसकी ब्रेकिंग होती है वॉइस, तो हम्म। इसी तरह डीपनिंग ऑफ वॉइस हार्मोन थेरेपी पे हो जाती है। ओके। बट फेमिनाइजेशन फेमिनाइजेशन हमें करनी पड़ती है वॉइस की। ओके। तो ज़्यादातर केसेस में तो बाय बाय स्पीच थेरेपी एंड स्पीच पैथोलॉजिकल एनालिसिस वो सॉल्व हो जाती है बाय प्रॉपर ट्रेनिंग। बट हम्म। कई केसेस में नहीं हो पाता, तो इसमें वॉइस सर्जरी करनी पड़ती है। वॉइस सर्जरी दो तरह की होती है, एक एक्सटर्नल सर्जरी जिसमें कि हम एक्सटर्नल अप्रोच से करते हैं, और एक इंटरनल जो कि माइक्रो लैरिंजल सर्जरी कहलाई जाती है, उसके ज़रिए भी हम फेमिनाइज कर सकते हैं वॉइस को। और ये अगेन एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक कुछ साल पहले तक एम्फेसिस जेनिटल सर्जरी पे, ब्रेस्ट सर्जरी पे काफ़ी होता था, पर अब क्या है कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया ये एंसिलरी सर्जरीज ये प्रोमिनेंस में आ गई हैं। उनका रीज़न है, कारण ये कि आज की तारीख में पेशेंट तैयार नहीं है कि भाई मैं 2-3 साल तक अभी और सर्जरी नहीं कराऊँ, हम्म। पर मैं सोसाइटी में दिखना तो फीमेल ही चाहिए या दिखना तो मेल ही चाहिए, जो भी जेंडर रोल है, और मैं जेनिटल सर्जरी अभी नहीं कराना चाहता। अब वो दैट पर्सन इज़ एट हेडिंग अ 200% टीम, वो किसी कॉर्पोरेट में है, उनके अंडर 200 लोग काम करते हैं। अब वो जैसे ही फ़ोन उठाते हैं, कोई उनको, अगर ट्रांस वुमेन है और वह फ़ोन उठा के बात करते हैं, कोई उनको भाई साहब बोल दे तो ना बुरा लग जाता है, हम्म। उनको जेंडर डिस्फोरिया हो जाता है। तो उनको वॉइस चाहिए कि मेरी वॉइस आप पहले चेंज करो बाकी सर्जरी से पहले। ओके। तो ये सर्जरीज, एंसिलरी सर्जरीज बहुत इंपॉर्टेंस में आ गई हैं। उनका मेरा फेस फीमेल जैसा दिखना चाहिए। हम्म। हालांकि मैं मेकअप करती हूँ, बाकी सब चीज़ करती हूँ, पर मेरा फेस अभी मेल जैसा दिखता है। मेरी नाक चेंज करो, मेरी चिन चेंज करो, मेरा मिलर बेन चेंज करो। सो ये सेट ऑफ सर्जरीज जैसे फेशियल फेमिनाइजेशन सर्जरीज हैं, एडम्स एप्पल रिडक्शन है, और वॉइस सर्जरीज हैं, ये अब काफ़ी प्रोमिनेंट हो गई हैं। इसके अलावा वेस्ट सर्जरीज हैं, शोल्डर नारोइंग सर्जरीज हैं, बॉडी कंटूरिंग सर्जरीज हैं, ये सब की जाती हैं और काफ़ी कॉमन है। और आजकल सबसे ज़्यादा केस कौन से सर्जरी के आ रहे हैं अपार्ट फ्रॉम जेंडर अफर्मेशन सर्जरीज? और ऐसी कौन सी सर्जरी है जिसमें लोग आजकल ज़्यादा करवा रहे हैं अपने ऊपर? देखिए सर्जरीज, अगर प्लास्टिक सर्जरी की बात करें तो दो ब्रॉड डिवीजन हैं, एस्थेटिक सर्जरी या कॉस्मेटिक सर्जरी एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। सो अगर हम एस्थेटिक सर्जरी की बात करें तो हेयर ट्रांसप्लांट्स काफ़ी कॉमन है। ओके। देन देन नॉन नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर्स जैसे कि बोटॉक्स एंड फिलर्स,
काफ़ी कॉमनली किए जाते हैं। सो बोटॉक्स एंड फिलर्स प्लास्टिक सर्जन करता है या डर्माटोलॉजिस्ट दोनों करता की फील्ड है, है? दोनों कर सकते दोनों हैं। कर सकते हैं। बोथ है दी अप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशन एज पर दिल्ली मेडिकल काउंसिल। ओके। और इसके अलावा बोटॉक्स हो गया, बोटॉक्स है, फिलर्स हो गया। फिलर्स हैं, फेस लिफ्ट्स हैं, नेक लिफ्ट्स हैं, इसके अलावा बॉडी कंटूरिंग है, लाइपोसक्शंस हैं, फेस राइनोप्लास्टी है, राइनोप्लास्टी है। ब्लेफेरोप्लास्टी है, तो ओके। आईब्रो लिफ्ट, फोरहेड लिफ्ट, तो बहुत सारी सर्जरीज हैं ओके। जो की जाती हैं। और उनकी काफ़ी सारी टेक्निक्स जेंडर रिफॉर्मेशन में भी यूज़ की जाती हैं। ओके। इसी तरह जो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज में कॉमन इंजरीज जैसे लैसरेशंस, कट्स हैं, कट्स में प्लास्टिक सर्जरी के जरिए रिजल्ट बहुत बेटर दिया जा सकता है। इसलिए आजकल कट्स, जिनके फेस पे कट्स हैं, कॉस्मेटिक एरियाज में कट्स हैं, वो लोग प्लास्टिक सर्जन से सर्जरी कराना पसंद करते हैं। सिमिलरली हैंड इंजरीज बहुत कॉमन है, हम्म। स्पेशली बच्चों में, कि दरवाजे में उंगली आ गई या मशीन में उंगली आ गई, इस तरह से। ड्यूरिंग कोविड टाइम लेडीज़ में मिक्सी इंजरीज काफ़ी कॉमन थी, क्योंकि बहुत सी लेडीज़ जो रूटीन काम नहीं करती थी घरों के, सो हम्म। वो घरों के काम करना पड़ा क्योंकि मेड्स वगैरह का आना हाँ। बंद हो गया। सो हमने इनफैक्ट इस पे पेपर भी पब्लिश किया था 2020-21 में। ओके। सो वी हैड ए सडन इंसिडेंट, जबकि हमें 30-40 मिक्सी इंजरीज आई विद इन अ पीरियड ऑफ 1.5 मंथ, ओके। जो कि महीने की 1-2 आती थी। तो इसलिए आई कि लेडीज़ ने काम करना शुरू किया घर पे, और एक हाथ में फ़ोन है, एक हाथ, तो अक्सर उंगली आ जाती थी, तो ये बड़ा ओके। कॉमन देखा। तो इस तरह की इंजरीज काफ़ी कॉमन है। रोड एक्सीडेंट्स हैं, ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरी है, जिसमें कि जो मैंने भी डिस्क्राइब करी, कैंसर की वजह से कोई पार्ट निकाला, उसे हमने रिकंस्ट्रक्ट कर दिया तुरंत। तो ये सर्जरीज, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज में ये सारी काफ़ी कॉमन है। ओके। जैसे हम बात कर रहे हैं फेस लिफ्ट सर्जरी की या फिर बोटॉक्स की या फिर लाइपोसक्शन की, एक कोई करेक्ट एज होती है अगर किसी को सुंदर दिखना है? कोई करेक्ट एज होती है कि आपको इस एज में स्टार्ट कर देनी चाहिए, इसके बाद वो इतना इफेक्टिव नहीं होती जितना बिटवीन द एज ऑफ दिस टू दिस होती है? ये अगेन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए कि हम अपनी गाड़ी सर्विस कराते हैं, घर के लिए हम वारंटीज़ लेते हैं, हर तरह की, टीवी के लिए, फ्रिज के लिए वारंटीज़ लेते हैं, पर हम अपने बॉडी के लिए कोई सर्विस नहीं कराते। बॉडी का हम सोचते हैं चलते रहने दो, जब तक वो ब्रेक डाउन नहीं हो जाती, जब तक कुछ हमें कराना नहीं पड़ता फोर्सफुली, मजबूर हो जाते हैं, तभी हम डॉक्टर के पास आते हैं। तो और फिल्म स्टार्स क्या करते हैं, आप कहते हो कि वो सिमी देखो, कितने रेखा देखो, 60s में 70s में कितनी अच्छी सुंदर दिखाई देती हैं। तो कैसे संभव है? ये इसी तरह से संभव है कि उन्होंने मेंटेनेंस करी अपनी बॉडी की, एक अर्ली एज से अपनी स्किन का ध्यान रखना है, अपने हेयर का ध्यान रखना है, बॉडी का ध्यान रखा है। सो इसमें कराने में कोई शर्म की बात नहीं है कि आप अपनी बॉडी का ध्यान रखते हो। जब अपनी गाड़ी का ध्यान रख सकते हो तो बॉडी का ध्यान तो रख ही सकते हो। तो अगर हम अर्ली एज से 20s से, ओके। जो जिसमें कि फर्स्ट साइंस ऑफ एजिंग आते हैं, हम्म। मिड एंड लेट 20s में, जैसे कि आई के नीचे हॉलो आना शुरू हो जाता है, हम्म। फर्स्ट साइन ऑफ एजिंग है। इस तरह से धीरे धीरे रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं। अगर हम तब से अपनी बॉडी का ध्यान रखें, उससे कुछ ना कुछ प्रोसीजर कराते रहें ताकि वो ठीक रहे, तो किसी ऐसे इंसान के मुकाबले जिसने कभी वो प्रोसीजर नहीं कराए, जब वो इंसान और आप दोनों 50-60 के होंगे, तो आप ज़्यादा अच्छे दिखाई देंगे उसके ओके। मुकाबले। तो मेरे फेस को देख के क्या लगता है कि मुझे क्या करा लेना चाहिए? कुछ नहीं, आप बिल्कुल ठीक नहीं, बट अभी तो आई एम टॉकिंग अबाउट जब मैं 50 इयर्स की हो जाऊंगी, तो मुझे अभी क्या करा लेना चाहिए कि मैं 50 इयर्स की हो जाऊं तो मैं ज्यादा सुंदर दिखूं? देखिए, आपके थोड़ा सा इधर फाइन लाइन रिंकल्स आने शुरू हो गए हैं अराउंड ओके। द आई, अगर आप देख रही हैं। ठीक हम्म। है, सो एक पील की जा सकती है इस एरिया की, ओके। केमिकल पील की जा सकती है, थोड़े थोड़े। बोटॉक्स, बोटॉक्स क्या होता है कि उसको इनको पैरालाइज करता है, तो थोड़े थोड़े रिंकल्स यहाँ पे आने शुरू कर रही हैं, जिनको भी कर सकते हैं। थोड़ा सा ये टर्न डाउन होना शुरू हो गया है, लोअर लिप अगर आप देखेंगे ये लाइन यहाँ से यहाँ तक आ रही है। हम्म। ठीक है, थोड़े से नेजोलेबियल फोल्ड डीप हो गए हैं, तो इनको एड्रेस किया जा सकता है। ओके। फेस लिफ्टिंग कैसे होता है? फेस लिफ्टिंग जनरली हम क्या करते हैं कि एक कट यहाँ से चालू करते हैं और इसके पीछे ले जाते हैं, फेस पे कट नहीं लगाते, ओके। क्योंकि ह्यूमन बॉडी हील करती है स्कार फॉर्मेशन से। हम्म। स्कार विल ऑलवेज बी देयर, जब कट लगा या जब चोट लगी। ठीक है, अगेन ये मिथ है प्लास्टिक सर्जरी की कि स्कारलेस, देयर इज नो नथिंग कॉल्ड स्कारलेस हीलिंग इन ह्यूमन बींग्स। तो हम ऐसी जगह, जब हम एज प्लास्टिक सर्जन कट लगाते हैं, तो ऐसी जगह कि वो दिखाई ना दे। तो हमने इस एरिया को लिफ्ट करना है, तो यहाँ कट नहीं लगाएंगे क्योंकि सब सामने दिखाई देगा। ऐसे एरिया में जंक्शन पॉइंट पे कट लगाते हैं ताकि वो दिखाई ना दे। सिमिलरली
मैंडिबल की सर्जरी करनी है तो यहाँ कट नहीं लगाएंगे, मुंह के अंदर से करेंगे। ओके। राइनोप्लास्टी करना है तो यहाँ कट नहीं लगाएंगे, नाक के अंदर से सर्जरी करते हैं राइनोप्लास्टी, ताकि वो कट अंदर ही दिखाए, अंदर ही रह जाए। ठीक है। ओके। तो इसी तरह फेस लिफ्ट भी ऐसी हिडन अप्रोच से करते हैं ताकि हम्म। वो दिखाई नहीं दे, और इस फेस के रिंकल्स को ऐसे ठीक कर देते मतलब इसको ऐसे लिफ्ट कर देते हो हैं, आप लिफ्ट कर और देते दोबारा से हैं। स्टिच कर देते हो? नॉट ओनली दैट, आजकल कोई टेक्निक आइसोलेशन में अच्छा काम नहीं करती है, इसके साथ फिलर्स और बोटॉक्स करते हैं, और टेक्निक्स वॉल्यूमाइजिंग की टेक्निक्स करते हैं, और उसके बाद उसको करने के बाद लेज़र करेंगे, तो सब चीज़ का कंबाइंड इफेक्ट बहुत अच्छा लगेगा। तो ये सारी सर्जरीज वन टाइम होती हैं या इनको दोबारा दोबारा रिपीट करना पड़ता है? जनरली जो प्योर सर्जरीज हैं उनको इतना रिपीट नहीं करना पड़ता, बट ओके। जो नॉन सर्जिकल मेथड्स हैं उनको रिपीट करना पड़ सकता नॉन सर्जिकल मेथड्स जैसे है। कि? जैसे कि लेजर्स हैं, ओके। बोटॉक्स हैं, फिलर्स हैं, उनको रिपीट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। हम्म। कोर सर्जरीज जो हैं, प्योर सर्जिकल प्रोसीजर हैं, उनको इतना नहीं रिपीट करना पड़ता। ओके, और इनके साथ कुछ अलग से डाइट या फिर कॉस्मेटिक्स या फिर कुछ ऐसा चलता है, या फिर दैट शुड द बी टुगेदर, सर्जरी इज दैट शुड इनफ? बी पार्ट ऑफ द प्रोसेस। अगर हम अपने बालों की बात करें, फेस की स्किन की बात करें, बाकी जगह बात करें, तो यस, एनवायरनमेंट है, टॉक्सिन्स हैं, और इन सब के साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं, पोल्यूटेंट्स हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं। तो इनको ठीक करने के लिए हमें अपना हाइड्रेशन देखना पड़ेगा, हम अप्रोप्रिएट वाइटामिन मिनरल्स ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रूट्स ले रहे हैं कि नहीं, हम हेल्दी डाइट कर रहे हैं, वी आर अवॉइडिंग प्रोसेस्ड फूड और नॉट, ये वी आर टेकिंग एडिक्वेट प्रोटीन और नॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी इंपॉर्टेंस बाकी सब चीज़ों से ज़्यादा है। आई वुड से 75 to 80% these things are important, and then rest 20% other। ओके। तो ये सारी सर्जरीज जो हैं हमारे पास इंडिया में, इंडियन पेशेंट्स आते हैं या इंटरनेशनली भी कोई पेशेंट्स आते हैं आपके पास? ज़्यादातर इंडियन पेशेंट्स आते हैं, पर इंटरनेशनल पेशेंट्स यूएस, यूके, इवन कंजर्वेटिव कंट्रीज जैसे कि बांग्लादेश है, ईरान, इराक वगैरह से भी आते रहते हैं। सऊदी से भी पेशेंट एक आते हैं जेंडर रेफॉर्मेशन सर्जरीज के लिए, ओके। ये अक्सर आते रहते हैं। पर वो इंडिया में क्यों आते हैं? इंडिया वहाँ पे ऑफर्स, हाँ, इंडिया ऑफर्स क्वालिटी सर्जरीज ओके। एट अफोर्डेबल रेट्स, इसलिए आते हैं क्योंकि यही सर्जरी हम, जैसे फेलोप्लास्टी है, मतलब पेनिस रिकंस्ट्रक्शन है, या वेजाइनोप्लास्टी है, यूएस में इट कॉस्ट 10 to 15 times मोर कंपेयर हम्म। टू इंडिया, तो ओके। इसलिए ये लोग यहाँ आते हैं। और डॉक्टर्स इक्वली क्वालिफाइड हैं? हाँ, वो अपना ड्यू ड्यू पेपर वर्क डिलीजेंस करके आते हैं पेशेंट्स, दे नो कि कौन कौन से डॉक्टर करते हैं, उन्हीं के पास आते हैं, हम्म। सबके पास नहीं आते। सो दे नो हमारा वर्क अब इतना लंबा हो गया है, इतने सालों से काम कर रहे हैं, इतने केसेस किए हैं, तो पेशेंट्स को मालूम पड़ जाता है। और जो पार्टनर एजेंसीज हैं, जो इंटरनेशनल मार्केटिंग कंपनीज हैं, वो हमारे पास ही ये पेशेंट्स लेके आते हैं। ओके। हमने बात करी है मेल्स की, फीमेल्स की, नॉन बाइनरी की और इंटरसेक्स पेशेंट्स की। इंटरसेक्स पेशेंट्स क्या होते हैं? इसकी जो करेक्ट टर्म है आजकल, दैट इज कॉल्ड डीएसटी, हम्म। डिफरेंसेस इन सेक्सुअल डेवलपमेंट। ओके। ओके, सो इन पेशेंट्स में एक तो जैसे फिनोटाइप हो गया मेल, एक हो गया फिनोटाइप, तो इसमें जेनिटल आप डिटरमिन नहीं कर पा रहे हो कि क्या है, मेल है फीमेल है, क्लियरली नहीं बता पा रहे हो, सो दिस इज कॉल्ड डिफरेंसेस इन सेक्सुअल मतलब डेवलपमेंट। उनके पास दोनों टाइप के ऑर्गन्स होते हैं? कुछ दोनों टाइप के ऑर्गन होते हैं, या आप बता नहीं पा रहे हो डेफिनेटली कि किस तरह का ये है। इनके साथ यूजुअली ड्यू टू बर्थ एनोमली, अब बर्थ ओके। एनोमली है इस वजह से ये है, इस वजह से और भी इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कार्डियोथोरेसिक इशू हो सकता है, रीनल इशू हो सकता है, वर्टिब्रल इशू हो सकता है, जेनिटल में यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, बावल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, ओके। तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं इन पेशेंट्स में। इसके अलावा इनमें भी एफर्मेटिव सर्जरी की जा सकती है, जेंडर एफर्मेटिव, मतलब इनको एक शेप देना, मेल की तरह फीमेल की तरह देना। सो इनकी भी जो करेक्ट एज है वो 18 years एंड अबव है। हम्म। सो एंड दिस इज अ कोर्ट जजमेंट ऑल्सो विच सेज कि जब पेशेंट लीगल एज ऑफ मेजोरिटी का हो जाए, पेशेंट खुद बताना चाहे कि मैं क्या हूँ, मेल या फीमेल, मेरा माइंड क्या कहता है, उसी समय उसको अफर्म करना चाहिए कि जो उसमें फेमिनिन, अगर वो कहता है मैं मेल हूँ, तो फिर फेमिनिन ऑर्गन्स निकाल के उसे मेल की तरफ डेवलप किया जाए, ओके। या वाइस वर्सा। तो ये उसी समय करना चाहिए, क्योंकि ऐसे इंस्टेंस हो चुके हैं इन द पास्ट जहाँ लोगों ने फोर्सिबली कर दिया सर्जरी, और पेशेंट, एक मेरा ही पेशेंट था जो 14 साल की एज पे क्लास में बैठा हुआ था, सडनली शी केम आउट क्या मेल, क्लास में बैठे बैठे उसने उसी वक्त रिवोल्ट कर दिया कि मैं मेल हूँ, मुझे क्यों फीमेल ड्रेस बना रखी है। और जबकि उनकी पार्शली अफर्मेटिव सर्जरी उनके पेरेंट जो कि वेल एजुकेटेड हैं करा चुके थे, उनका ओके। मेल जो मेल पार्ट था वो निकलवा चुके थे,
एट ए यंग एज जस्ट टू नॉर्मलाइज द चाइल्ड। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसको जेंडर एफर्मेशन इन ए DSD केस शुड ओनली बी डन अबव 18 ईयर्स ऑफ एज, जबकि बच्चा खुद उसकी परमिशन दे। उसके लिए पेरेंट्स भी परमिशन नहीं दे सकते अनलेस इट्स एन इमरजेंसी सर्जरी। जैसे कि जब मैंने आपको बताया बाकी चीज़ें हो सकती हैं साथ में, अगर यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन है तो हम 18 साल तो वेट नहीं कर सकते, वो तो रिलीव करनी पड़ेगी, उसकी सर्जरी तब करनी पड़ेगी, या कोई और इमरजेंसी सर्जरी हमें पहले करनी पड़ेगी उसी उसके अप्रोप्रिएट टाइम पे। पर एफर्मेटिव सर्जरी हम 18 साल के बाद ही कर सकते हैं। ओके। सो इंटरसेक्स का मतलब ये होता है कि उसमें नॉन बाइनरी नॉन ऑर्गन्स होते हैं। नॉन बाइनरी ऑर्गन्स हो सकते हैं, नॉन बाइनरी ऑर्गन्स हो सकते हैं। और जो नॉन बाइनरी कैटेगरी एक और भी है एफर्मेटिव सर्जरीज की, वो क्या है? जो कि कई बार पेशेंट्स एंड रिजल्ट ऐसा चाहते हैं जो कि ना मेल में फिट हो ना फीमेल में फिट हो। ओके। ठीक है, दे वांट ईदर ऑर्गन्स ऑफ बोथ सेक्स और डोंट वांट एनी ऑर्गन्स एट ऑल। ओके। तो उस ऑर्गन्स ऑफ बोथ सेक्स और नो ऑर्गन्स एट ऑल का क्या मतलब होगा? मतलब पिनाइल प्रिजर्विंग वेजाइनोप्लास्टी कराना चाहते हैं कि हम पेनिस भी रखना चाहते हैं, वेजाइनोप्लास्टी भी कराना चाहते हैं, सो दैट इज अ नॉन बाइनरी सर्जरी। ओके। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। सिमिलरली देयर आर पेशेंट्स हु वांट नलिफिकेशन, मतलब उन्हें कोई जेनिटल ऑर्गन नहीं चाहिए, तो दे वांट कि टॉप से बॉटम तक वो फ्लैट दिखाई दे। तो इस तरह के भी रिक्वेस्ट आती हैं, एंड एज पर दी क्राइटेरिया एसोसिएट जो डब्ल्यू पैथ के एसोसिएट हैं, हम उनसे डील करते हैं। So these are non-binary physical appearances, अपीयरेंसेस, but then there is one more term which is non-binary in terms of like mentally non-binary. मेंटली नॉन बाइनरी, और उसी को अपनी बॉडी कराना चाहते हैं, जभी तो Okay, हमें हमें सब चीज़ को ब्रेन के लिए फिट करना है। okay, हम क्या है, अपनी ब्रेन ही तो हैं, जो जो चल रहा है, आपकी पहचान आपके दिमाग ही तो है। okay. So that is also possible. यस। Having both the organs, both the sex organs or no organs at all, यस। completely flat. Okay. But the surgeries that you do are totally legal. यस। हमारा इंडियन सिस्टम सपोर्ट यस। करता है यस। यस। इसको। इसमें एक बहुत अच्छा जजमेंट भी है, 2012 में विधान बरुआ जजमेंट है। सो इनकी भी स्टोरी है कि एक उस समय मेल थी, विधान विधान बरुआ। तो वो सर्जरी मुंबई में आके कराना चाहते थे, मेल टू फीमेल सर्जरी। उनके पेरेंट्स ने उनके अगेंस्ट कोर्ट केस कर दिया कि ये सर्जरी नहीं करा सकते, हम इनके पेरेंट्स, हम इनको मना करते हैं सर्जरी कराने से, तो कोई इनकी सर्जरी नहीं करेगा। देन शी अप्रोच्ड मुंबई हाई कोर्ट, Okay. और मुंबई हाई कोर्ट से ने अल्टीमेटली डिसीजन लिया कि देर इज़ नो बैरियर टू सेक्स चेंज सर्जरी इन इंडिया, नंबर वन। नंबर टू, एनी वन ओवर द एज ऑफ 18 ईयर्स कैन गेट सेक्स चेंज सर्जरी डन, डज नॉट रिक्वायर पेरेंटल कंसेंट। Okay. सो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पहलू उसमें बताए गए 2012 के विधान बरुआ जजमेंट में। उन्होंने फिर अपना नाम, उनका प्रेफर्ड नेम स्वाति था, स्वाति विधान बरुआ, फिर वो एडवोकेट बनी और आज वो जज हैं। स्वाति विधान Okay. बरुआ एज ए जज, आई थिंक शी इज़ द फर्स्ट सेकंड जज इन असम, ट्रांसजेंडर जज इन असम। Oh yeah. Yes. अभी एक रिसेंट केस भी आया था जहाँ पे यूपी में एक लड़के को फोर्सिबली कन्वर्ट कर दिया, सेक्स चेंज कर दिया उसका। और देन द अदर पीपल वर फोर्सिंग देम कि अब तुम्हें ऐसे ही रहना पड़ेगा। तो ये जो सराउंडिंग्स हैं, अगर कोई बंदा किसी को फोर्स कर रहा है उसके सेक्स चेंज के लिए, सो इज दैट लीगल? उस पे कोई केस हो सकता है सराउंडिंग्स पे? हाँ, ये तो बिल्कुल ही ग्रीवस अटैक हो गया ना, ये तो असॉल्ट का केस है, पुलिस शुड डील विद इट ओके। एज रिक्वायर्ड। ठीक है। इसी के साथ आखिरी सवाल, आप कोई एडवाइस देना चाहेंगे हमारे यंग जनरेशन्स को? कोई कंफ्यूज्ड है अगर कि उसको समझ नहीं आ रहा मेरा कौन सा जेंडर है, मेरे को सेक्स चेंज कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, ऐसे लोगों को कुछ एडवाइस देना चाहोगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को कांटेक्ट करें, क्योंकि दे आर द फर्स्ट पॉइंट। वो आपको बताएंगे, पहचानेंगे, बताएंगे डेफिनेटिवली कि एक्चुअल इशू क्या है। चांसेस यू मे बी राइट, एंड देन फिर आप आगे उनकी ओपिनियन के साथ ही आगे प्रोसीड करें। ठीक है। इसी के साथ आई वुड रियली वांट टू थैंक यू फॉर कमिंग ऑन भविष्यवाणी एंड गिविंग अस योर टाइम। आपने इतना सारा इन्फॉर्मेशन शेयर करी हमारे साथ, एंड आई होप कि हमारे ऑडियंस को भी पसंद आएगी।
और अगर आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, अगर आपको लगता है कि आपको पर्सनली डिस्कस करना है, तो आप कमेंट्स या डीएम्स में हमें मैसेज कर सकते हैं, एंड वी विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। वी आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई। अगर आपको सिर्फ ऑडियो पॉडकास्ट सुनना है तो भविष्यवाणी को आप स्पॉटिफाई पे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारा एक क्लिप्स चैनल स्टार्ट हुआ है, भविष्यवाणी क्लिप्स, जहाँ पे हम किसी भी पॉडकास्ट की छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं ताकि आपको ब्रेक करके देखना हो तो वो इजी रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। आई सी यू अगेन। थैंक यू। थैंक यू।